हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है और ना ही किसी प्रकार की कोई फी पे करनी है। और इन्हीं बातों के साथ आज हम करने जा रहे हैं हमारे अध्याय क्रमांक 9 कक्षा 10वीं जीव विज्ञान आनुवंशिकता और जैव विकास के बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि जितने आप सवाल लगाओगे राइट उतना इस चैप्टर का ऑटोमेटिकली आप लोगों का जो रिवीजन है वो भी होता जाएगा। मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा उसके जो है आंसर्स को सीधे टिक लगाऊंगा और आगे चला जाऊंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट्स के बारे में। और पहला ही क्वेश्चन ये है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो बहुत ध्यान से देखिए, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और कई बार इसमें बच्चों को डाउट भी होता है। तो पहले ही सवाल में पूछा गया है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता होगी। जल्दी से आपका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, राइट। तो अब आप बोलेंगे सर चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी से, मकड़ी से और जीवाणु से। तो देखो भैया, मकड़ी और जीवाणु तो नहीं हो सकता, बात समझ में। अब आपको लग रहा है सर चिंपैंजी हो सकता है, पर मैं कह रहा हूं भैया ऊपर जो है कुछ भी लिख सकते थे, कोई भी देश का नाम लिख सकते थे। अच्छा चीन का दे दिया, क्योंकि अभी इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। चीन में तो सब ऑलमोस्ट एक जैसे ही दिखते हैं देखने में। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी। तो देखो किससे हमारी अधिक समानता होगी, तो आप बोलोगे सर चीन के विद्यार्थियों से हमारी जो समानता है वो कैसी होगी, अधिक होगी। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। और चिंपैंजी से भी बिल्कुल नहीं होगा। तो जो सही जवाब है वो क्या होगा, चीन के विद्यार्थी से। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, यस सर, यस सर। बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया गया है ताकि आप लोगों की बहुत बढ़िया तरीके से क्या हो सके, तैयारी। इसलिए कि क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप लोगों को देखना है। चलिए बात करेंगे द पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसके द्वारा लिखी गई है। ये सवाल एक ऐसा है राइट जिसको हम बायोलॉजी में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, साथ में इस क्वेश्चन को हम लोग जनरल नॉलेज में भी पढ़ते हैं कि भैया द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखी और सबको पता है। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। क्या होगा? तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, चार्ल्स डार्विन। डार्विन अंकल जो थे उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, बहुत ध्यान से देखिएगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। बात समझ में आ रही है? इसमें इन्होंने जैव विकास किस प्रकार से होता है, साथ में जो है कैसे कैसे विविधताओं के आने से असर पड़ता है किसी प्रजाति के भविष्य पे, इन सब के बारे में बात की थी। क्लियर? इन्होंने ही बताया था कि किसी दिमाग का यदि उपयोग ना करो तो, किसी दिमाग का नहीं, किसी अंग का यदि उपयोग ना करो, दिमाग का तो करना है अपने को उपयोग, राइट। किसी अंग का यदि आप कई सालों तक उपयोग ना करो तो धीरे धीरे वो जो अंग होता है, बात समझ में आ रही है, वो विलुप्त होने की कगार पर आ सकता है। बात समझ में आई? इसलिए अपने को दिमाग का भरपूर उपयोग करना है। उपयोग नहीं करोगे तो क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा। बात समझ में आई? तो आंसर जो है वो क्या होगा, चार्ल्स डार्विन। क्लियर है? बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। प्रत्येक जनन कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम बोले तो गुणसूत्र। प्रत्येक जनन कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं, मतलब बात हो रही है किसकी, गुणसूत्रों की बात हो रही है, राइट। तो कितने गुणसूत्र या क्रोमोसोम होंगे प्रत्येक जनन कोशिका में, तो बात किसकी हो रही है, मनुष्य की हो रही है। बात समझ में? इसका मतलब ये कि भैया 23 जोड़ी होते हैं। अब 23 जोड़ी यदि होते हैं तो भैया 41 होते हैं। बात समझ में आए? और यदि हम ये 41 में नर की बात करें, ध्यान से देखना, इसके दो भाग हैं, तो इसको अपन रुको, मैं कह रहा हूं इस 41 में यदि आप नर की बात करोगे, ठीक है, और किसकी बात करोगे, मादा की बात करोगे, तो ऊपर अपन ने नर लिख दिया और नीचे जो है हमने मादा लिख दिया। नर की यदि हम बात करेंगे तो भैया 44 प्लस XY, एक जोड़ी जो होता है बात समझ में आ रही है, ये तो ऑटोसोम हो गए, और एक जोड़ी जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र होता है XY। और इसी तरीके से जब आप मादा की बात करोगे तो भैया XX। तो ये जो है ये लिंग निर्धारण राइट गुणसूत्र क्या होगा, गुणसूत्र होगा। क्या होगा, गुणसूत्र होगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, यस सर, यस सर। तो आंसर जो है वो क्या होगा, 23 जोड़ी सही आंसर होगा। तो आपको लिखना है यहां पर 23, अच्छा जनन कोशिका की बात हो रही ना, हाँ 23 जोड़ी। बात समझ में आ गई? और यही जो है वो क्या होगा, सही आंसर। हम लगाएंगे इस पे टिक और कहानी को थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे। आप साथ साथ में जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चन, उसके ऑप्शंस, उसका आंसर और उसके पीछे छुपे हुए जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी साथ साथ में आप लोग नोट करते
जाइएगा। राइट बोला यस सर। चलो आ जाओ। अगला सवाल हमसे पूछा गया है, मानव में क्रोमोसोम्स गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी होती है? तो जैसा कि अभी आपने देखा भैया 46 होती है, जिसमें से 44 नर और मादा दोनों में एक समान होते हैं। 44 जो है वो दोनों में एक समान होते हैं, पर नर और मादा में जो एक लिंग गुणसूत्र होता है, बात समझ में आनी, एक जोड़ी गुणसूत्र जो होता है वो कैसा होता है? डिफरेंट होता है, और उसी से निर्धारण होता है किसका? लिंग का। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत शानदार कहानी है, और आंसर जो है वो कितना होगा? 46 होगा। बढ़ेंगे इस कहानी को लेकर। जनन कोशिका में गुणसूत्रों की कितनी प्रतिकृति होती है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जब आप जनन कोशिका की बात करते हो, बात समझ में आए, तो अब आपने कहा भैया नर, कहा ओके, फिर आपने कहा सर मादा, ठीक है। नर में लिंग निर्धारण वाला XY होगा और यहां पर XX होगा। अब यदि यहां से हम दोनों का क्या करवाते हैं? राइट, निषेचन करवाते हैं, युग्मनज करवाते हैं, तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, X के साथ X मिला, फिर X के साथ दूसरा X मिला, फिर Y के साथ X मिला, और फिर इस वाले Y के साथ भी X मिला। आपने कहा ओके सर, आगे बढ़िए। तो ये बताओ, इधर से एक प्रतिकृति आई, उधर से एक प्रतिकृति आई, दोनों तरफ से एक एक प्रतिकृति आई, इसका मतलब आंसर क्या होगा? 2 नहीं होगा। ध्यान से देखना, आंसर क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। हम इसको क्रॉस चेक करेंगे और हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से बिल्कुल वार्म अप क्वेश्चंस हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा, ताकि इस पूरे चैप्टर का बहुत बढ़िया तरीके से आपका क्या हो जाए? रिवीजन। ठीक है जी, नोट कर लो। अब देखो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं, जब नर युग्मक 23 गुणसूत्रों के साथ 23 गुणसूत्र वाले मादा युग्मक के साथ संलयन करता है, तो उत्पन्न युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? अरे नॉर्मल मैथ्स है रे बाबा। 23 और 23 कितना होता है? जल्दी बताओ। 23 और 23 कितना होता है? जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया सवाल है। तो 23 और 23 कितना होता है? देखो 47 तो नहीं होता, 23 और 23 जो है वो 46 नहीं, 48 भी नहीं होता। तो सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? आपका 46 हो जाएगा। बात समझ में आई? शानदार कहानी। तो एक तरफ से 23 आए, एक तरफ से 23 आए, कितने हो गए टोटल? 46, और इतने पाए जाते हैं प्रत्येक मनुष्य में, और आंसर जो है वो भी क्या होगा? आपका 46। ठीक है, नोट किया जाए। अगला सवाल बढ़िया सवाल था, इजी था। ठीक है, अगला सवाल की तरफ हम चलेंगे। मानव के लिंग गुणसूत्र कौन कौन से हैं? तो XY भी है। यदि हम XY की बात करें तो ये किसके लिए? तो आपने कहा सर अब तो पूरा दिमाग के अंदर सेट हो गया है, और भैया ये मादा के लिए। बात समझ में? तो फिक्स हो गया कि भैया XY जो है वो नर के लिए होगा, XX जो है वो किसके लिए होगा? मादा यानी कि नारी के लिए होगा। और यदि अपन दोनों की बात करें तो भाई मानव में तो दोनों ही आ गए ना बाबू। मानव की जब आप बात करोगे तो उसमें नर भी आ गए और मादा भी आ गई। बात समझ में? तो जब मानव में दोनों ही आ गए तो क और ख जो है वो आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार कहानी है, और आप इसको भी अपनी कॉपी में क्या करेंगे? नोट करेंगे। तो साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाइए, साथ साथ में क्वेश्चन लिखते जाइए, और उसके ऑप्शंस या सही आंसर जो है वो भी लिखते जाइए। इससे बढ़िया तरीके से आप लोगों की रिवीजन होती जाएगी। बोलो यस सर। बढ़ेंगे आगे। अगर किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र XY उपस्थित है, तो उसका लिंग जो है वो क्या होगा? भाई सीधी सी बात, XY गुणसूत्र है, लिंग निर्धारण करने वाला है, इसलिए जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? पुरुष। सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? पुरुष या फिर नर, जिसमें जो लिंग गुणसूत्र है वो कौन सा होगा? X और Y होगा। और कहानी बिल्कुल तगड़ी है। चलिए और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कहता है कि संतान का लिंग निर्धारण किस पर डिपेंड करता है? तो भैया सीधी सी बात है, अपन हमेशा से देखते आ रहे हैं कि देखो, पिता की यदि आप बात करोगे तो XY है, बोलो यस सर। माता की यदि आप बात करेंगे तो XX है, बोलो यस सर। अब एक बात बताओ, यहां पर भी X है, यहां पर भी X है, यहां पर भी X है, मतलब ये कि ये वाला X यदि उनमें से किसी एक से भी मिलता है तो लड़की पैदा होगी, दूसरे वाले से मिलता है तो भी लड़की पैदा होगी। पर यदि यहां से Y आता है, बात समझ में आई? यदि यहां से Y आता है, वो जो जोड़ी है उसमें से आपका Y यदि गुणसूत्र निकल कर आता है, बात समझ में आ रही है, तो उससे पता चलेगा कि लड़का होगा या लड़की होगी, तो लड़का ही होगा। बात समझ में? तो ध्यान से देखिएगा, संतान का जो लिंग निर्धारण है वो किस पर डिपेंड करता है? पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर। किस पर डिपेंड करेगा? तो भैया पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर डिपेंड करेगा, और ये आंसर जो है वो बिल्कुल कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहानी एकदम क्लियर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि होने वाला है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। यदि संतान को
पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है तो उसका लिंग क्या होगा? तो बहुत सिंपल सी कहानी है, उसका लिंग क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक्स मिला है ना पिता से, चलो पिता से एक्स लेकर जाते हैं, इधर से भी एक्स लेकर जाते हैं, पिता से एक और एक्स लेकर जाते हैं, यहां से भी एक्स लेकर आते हैं, तो भाई सीधी सी बात है लड़की होगी। ठीक है, तो गुण सूत्रों के कारण जो है लिंग का निर्धारण होता है, पर कभी कभी पहले के समय पर क्या होता था कि हमारे देश में इतना अंधविश्वास था कि यदि लड़की पैदा हो जाए तो पहली बात तो उसको अच्छा नहीं माना करते थे, जो कि बिल्कुल गलत है सामाजिक तौर पर यदि देखा जाए या किसी भी रूप में देखा जाए। दूसरी बात यह कि लड़की यदि पैदा हो जाए तो उसका श्रेय दिया जाता था माता को। लड़की यदि पैदा हो जाए तो उसके लिए ब्लेम किया जाता, श्रेय नहीं दिया जाता था, ब्लेम किया जाता था। किसको? माता को। तो बेसिकली ये अज्ञानतावश ऐसा होता है, माता के कारण कभी भी जो है, बात समझ में आई, लिंग का निर्धारण होता ही नहीं है। सिर्फ किसके कारण होगा? पिता के कारण होता है। तो जो भी लड़का या लड़की दोनों में से जो भी पैदा हो रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? पिता। माता बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। चलिए भैया, तो इस तरीके से पिता के द्वारा यदि एक्सेस निकल कर आ रहा है तो लड़की ही पैदा होगी। अब लोगों को साइंस पता नहीं उसके पीछे की, अज्ञानतावश अंधविश्वास में जो है वो ब्लेम किया करते थे। कहानी जब हद से आगे बढ़ती थी तो भ्रूण हत्या हो जाया करती थी लड़कियों की, और अभी भी कहीं कहीं जगह पर जो है हो जाया करती है, जो कि बिल्कुल भी गलत है, मानवता के लिए भी और समाज के लिए भी। बात समझ में आ गई? तो आंसर जो है वो क्या होगा? क्या होगा? तो भाई स्त्री होगा। क्लियर है कहानी? मतलब उधर से एक्स आया, इधर से एक्स आ गया तो लड़की पैदा हो जाएगी। क्लियर है? बोलो यस सर, यस सर, यस सर। और भैया अगला सवाल हमारा इंतजार कर रहा है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? तो एक्स एक्स होते हैं। बहुत सिंपल सी कहानी, कौन से होते हैं? तो ये अपने को पता है कि एक्स और एक्स होंगे, और यही अपना बिल्कुल सही आंसर होगा। चलो, तो गुणसूत्रों वाली सारी जो कहानियां हैं वो आपको क्या हो गई? एकदम क्लियर हो गई। अगला ही सवाल जो है वो कहां से पूछा गया है? जो आपका अध्याय का नाम है ना, वहीं से। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मतलब किसने दिया आनुवंशिकता के सिद्धांत पे? याद करो, वो समय था जब हमारे जो मेंडल सर है उन्होंने मटर के पौधे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था। और मटर पे ही क्यों किया था? क्योंकि एक साल में कई फसल लगाई जा सकती है, ऑब्जर्वेशन बहुत आसान होता है, फूल बहुत बड़े होते हैं, तने की आप लंबाई, प्रतान का जो अक्ष है उसको आप जज कर सकते हो। भैया मटर हरा है कि पीला है? अच्छा, खाने में तो हरा ही वाला अच्छा लगता है। हरा है कि पीला है? गोल है कि झुर्रीदार है? राइट। लंबा पौधा है कि बौना पौधा है? फूल का रंग कैसा है? इन सबसे जो है आप अलग अलग प्रकार की क्या करवा सकते हो, अगली पीढ़ी जो पैदा होगी उस पर रिसर्च कर सकते हो और अपना आंसर दे सकते हो। तो जब भी बात आनुवंशिकता की होती है, वंशागति की होती है, उसमें भी स्पेशली कि वंशागति की यदि उसमें बात होती है, बात समझ में आई? बोलो यस सर, यस सर, यस सर। यदि वंशागति की बात होती है तो आंसर या हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है किसका नाम? मेंडल जी का नाम। किसका नाम आएगा? मेंडल सर का नाम आएगा, जिन्होंने मटर के पौधे से आनुवंशिकता और वंशागति के नियम जो थे उसका क्या किया? प्रतिपादन किया। इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। F1 पीढ़ी का पौधा क्या होता है, फिर F1 पीढ़ी के अपन ने कोई 2 लिए, संकरण करवाया तो F2 पीढ़ी मिली, उसमें फिर बहुत सारे अपने को परिवर्तन मिले। फिर अपन ने जीनोटाइप पढ़ा, अपन ने फिनोटाइप पढ़ा, अपन ने लंबी लंबी जो कहानियां है उसको खत्म कर दिया बहुत ही बढ़िया तरीके से। आपने यदि ये सब नहीं देखा है तो आप टॉपिक वाइज वीडियोस में जाकर बढ़िया से देख सकते हो। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। आंसर जो है वो आपके सामने है। आंसर क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, मेंडल। क्या होगा आंसर? मेंडल सर। ठीक है ना? चलो 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 और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, थोड़ा मुझे ना चार्ल्स डार्विन और जगदीश चंद्र बोस या जगदीश चंद्र बसु जो है, इनका क्या योगदान था राइट विज्ञान में या जीव विज्ञान में, उस पर थोड़ी एक एक लाइन मुझे सभी बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, जिससे कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी और आपका जो नॉलेज है वो भी बढ़ जाएगा। अगला सवाल हमारा इंतजार कर रहा है कि परिस्थितियों के कारण जीव अपने आप में जो परिवर्तन लाते हैं वो क्या कहलाता है? अरे बाबा, बड़ा सवाल, बढ़िया है। कैसी भी परिस्थिति हो सकती है भाई, भौतिक हो सकती है, रासायनिक हो सकती है, जैविक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, या फिर मानसिक हो सकती है। तो सिचुएशन के हिसाब से जीव अपने आप में जो परिवर्तन लाते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अनुकूलन। प्राकृतिक चयन तो हो नहीं सकता, पुनर्योगन नहीं हो सकता, आनुवंशिक उत्परिवर्तन नहीं हो सकता, ये क्या कहलाएगा? अनुकूलन। कैसे कहलाएगा? ध्यान से देखो, मुझे पता है कुछ दिन बाद आपकी एग्जाम आने वाली है। अब आपके अंदर का जो पढ़ंतु स्टूडेंट है ना वो जाग चुका है। जुलाई अगस्त में यदि सेम चीज पढ़ने के लिए बोला जाता था तो आपको एक कॉन्सेप्ट सीखने में हो सकता है 40 मिनट लग जाते हैं,
और एग्जाम के एक दिन पहले वही कॉन्सेप्ट 40 मिनट में आप 50 बार निपटा दोगे। इनफैक्ट 4 मिनट में उस कॉन्सेप्ट को आप तगड़े से सीख सकते हो, क्योंकि परिस्थितियां बदली तो मनोदशा बदली, मनोदशा बदली तो आपके दिमाग ने चीजों को जल्दी जल्दी जो है एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। बात समझ में आई? बोलो यस सर। अभी एग्जाम नहीं होती तो नहीं देखते ना पूरा वीडियो बढ़िया से? यस सर बोलो यार, अपन तारीफ हो रही है आप लोगों की। बात समझ में आई तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो परिस्थितियों के कारण हर जीव, मतलब जैसे आप लोग जो है एग्जाम के टाइम पर, बात समझ में आई, जैसे आप लोग जो है एग्जाम के समय पर ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखते हो, पढ़ाई थोड़ी सी ज्यादा कर लेते हो, वैसे ही जब परीक्षाओं की परिस्थितियां आती है तो हमारी जो पूरी टीम है वो भी लगी रहती है ज्यादा से ज्यादा कंटेंट क्वालिटी के साथ में आप लोगों को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराने के लिए। तो हम सब जो है बाबू राइट परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप में क्या लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अनुकूलन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुकूलन। एक्सेप्ट करना सिचुएशन के हिसाब से, अनुकूलन, राइट। और आंसर 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 क्या हो जाएगा आपका, अनुकूलन। प्राकृतिक चयन वाली तो बात ही नहीं है, पुनर्योग वाली बात ही नहीं है, आनुवंशिक उत्परिवर्तन वाली बात ही नहीं है। तो आंसर जो क्या है, अनुकूलन। समझ में आ गया? बोलो यस सर। और इसी अनुकूलित परिस्थितियों को बनाते हुए अपन जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस लगाते हैं ताकि आपका बढ़िया तरीके से हो जाए रिवीजन। ठीक है जी, चलो आ जाओ। जो जीव अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित कर पाते हैं, प्रकृति की यह घटना क्या कहलाती है? बहुत ध्यान से देखिएगा। जो जीव अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित कर पाते हैं, प्रकृति की यह घटना क्या कहलाती है? आनुवंशिक विभिन्नता, आनुवंशिक पुनर्योग, प्राकृतिक चयन, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। हरी अप, राइट। बढ़िया सवाल है, प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है, हरी अप। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि अनुकूलन जो है अपना आंसर था, अब यहां तो ऑप्शन ही नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, देखो आनुवंशिक विभिन्नता तो नहीं हो सकती। आनुवंशिक का ये लेना देना जो है वो किसके साथ में है, ध्यान से देखिएगा, ये जीन के साथ में है, ये गुण सूत्रों के साथ में। बात समझ में आ रही? इसका परिस्थिति से ज्यादा लेना देना नहीं है। अच्छा, ये भी नहीं हो सकता आनुवंशिक पुनर्योग। बात समझ में आई? प्राकृतिक चयन जरूर आंसर होगा क्योंकि अनुकूलन यहां पर गिवन नहीं है, तो फिर ये ऑप्शन जो है वो कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जितने सवालों की आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी कहानी दिमाग के अंदर फिट होती जाएगी। ठीक है जी, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, तो आंसर जो है वो क्या होगा, प्राकृतिक चयन। डार्विन का सिद्धांत क्या बतलाता है? डार्विन का सिद्धांत क्या बतलाता है, ध्यान से देखिएगा। चलो, सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण कह सकते हो। लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगति, डार्विन नहीं तो मेंडल सर ने कहा था। मटर के पौधे वाला आपको यदि एक्सपेरिमेंट पता हो तो। पृथ्वी की उत्पत्ति, तो ये तो बात सीधे सीधे भूगोल या ज्योग्राफी की आ गई, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो सरल जीवों से किस प्रकार से जटिल जीवों का निर्माण हुआ, राइट, कैसे जो है एक जीव दूसरे में परिवर्तित हुआ, ये सब जो है वो किसका सिद्धांत कहलाता है, तो भैया डार्विन का सिद्धांत कहलाता है। बात समझ में आई? तो आंसर को यदि हम चेक करेंगे तो हमारा आंसर आएगा सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण होना क्या कहलाता है, डार्विन का सिद्धांत कहलाता है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ेंगे। वैसे जीव जो आपस में प्रजनन कर अपनी जैसी संतान उत्पन्न करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा, बढ़िया सवाल है। आपस में क्या करेंगे, प्रजनन करेंगे और अपने ही जैसी क्या करेंगे, संतान उत्पन्न करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम सीधे सीधे बात किसकी कर रहे हैं, जनन की कर रहे हैं। और जनन जो है वो एक प्रजाति में होता है। अब आप बोलेंगे सर प्रजाति और जाति में क्या अंतर है? जनन जो है वो हमेशा किस में होगा, एक प्रजाति में। जाति, यहां पर देखो, जाति जो है वो एक सामाजिक आपका जो है वर्ग है। बात समझ में? प्रजाति जो है वो कैसा है, जैविक, या आप ये कह सकते हैं कि जीव विज्ञान से रिलेटेड, बात समझ में आई, एक वर्ग है। तो प्रजाति का मतलब स्पीशीज होता है, ठीक है, जीव विज्ञान के हिसाब से। बहुत ध्यान से देखिएगा, जीव विज्ञान के हिसाब से, जीव विज्ञान के अनुसार, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है, जीव विज्ञान के अनुसार एक प्रकार के जीव विज्ञान के अनुसार एक प्रकार के, क्या बोल सकते हैं प्रजाति को हम लोग, जीव विज्ञान के अनुसार एक प्रकार के गुणसूत्र
यदि हम जनन गुणसूत्रों को काउंट ना करें तो वाले जीव। तो ये जीव विज्ञान के हिसाब से होती है प्रजाति, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीशीज। जैसे कि मनुष्य एक अलग स्पीशीज है, बोलो यस सर, एक अलग प्रजाति है मनुष्य। अब ये मनुष्य की जो प्रजाति है जीव विज्ञान के हिसाब से, इसके अंदर फिर सामाजिक रूप से हम अलग अलग प्रकार की जाति देख सकते हैं। बात समझ में? चलिए भाई, हिरण एक अलग प्रजाति है, मछली जो है वो एक अलग प्रजाति है, और जब आप बात करते हैं चिड़िया की, तो चिड़िया जो है वो भी एक अलग प्रजाति है। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रजाति के अंदर बहुत सारी जातियां आ सकती हैं, पर वैसे जीव जो आपस में प्रजनन करके अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करते हैं, उनको हम एक प्रजाति कहते हैं। मतलब ये कि इंसान यदि है, मनुष्य की यदि हम बात करेंगे, तो मनुष्य के अंदर जो दो अलग अलग आपके क्या है, लिंग है भाई, नर और मादा, वही आपस में क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपस में प्रजनन करेंगे और अगली संतति की उत्पत्ति करेंगे। इसका मतलब ये कि प्रजाति कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मनुष्य की खरगोश से नहीं हो सकती, खरगोश की मछली से नहीं हो सकती, मछली जो है उसकी चिड़िया से नहीं हो सकती, चिड़िया जो है उसकी पेड़ पौधों से नहीं हो सकती। तो भैया पेड़ पौधे एक प्रजाति है, मनुष्य एक प्रजाति है, चिड़िया एक प्रजाति है, बंदर एक प्रजाति है, और लोमड़ी, हिरण और बंदर और गधा वो एक प्रजाति है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। खत्म के आंसर क्या होगा, प्रजाति। ठीक है जी, चलो आओ और आगे बढ़ेंगे। आपस में प्रजनन करने वाले जाति के समूह को हम क्या कहते हैं? सीधी सी बात, प्रजाति कहेंगे, आबादी तो नहीं कहेंगे, आबादी तो प्रजाति होने के बाद होगी। तो आंसर जो है वो क्या होगा, प्रजाति होगा। पिछला वाला जो सवाल था उसको घुमा फिरा कर पूछ लिया गया, इसलिए आपको एक जैसे कॉन्सेप्ट वाले, टॉपिक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके 2-3 तरीके से लैंग्वेजेस में पता होना चाहिए, जिससे कि बात समझ में आई, जिससे कि आप बढ़िया तरीके से जो है, जब कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जाए तो वो आपको बनना ही चाहिए। बोलो यस सर। आगे बढ़ेंगे इस कहानी को लेकर। ऐसे अंग जिनकी संरचना और उत्पत्ति समान है, अरे बाबा बहुत बढ़िया, जिसकी संरचना और उत्पत्ति जो है वो समान है, लेकिन कार्य के संपादन में भिन्नता है। ओके, सीधी बात ये, पहला समान कैसी है, संरचना है, ओके, और कार्य अलग अलग है। तो नहीं हायर हिंदी में लिखा रहता है, लेकिन कार्य के संपादन में भिन्नता है। अरे सीधे लिखो भैया, कार्य अलग अलग है। क्या है, कार्य अलग अलग है। क्लियर? समान संरचना, कार्य अलग अलग। जैसे हमारे दांत और हाथी के बड़े वाले दांत, जैसे हमारे हाथ और किसी डॉगी के, कुत्ते के अग्रपातों के, लिख देते हैं यहां पर अपन। इनको हम क्या बोलते हैं, समजात अंग। क्योंकि जिस तरीके से उसकी जो संरचना और उत्पत्ति है हमारे शरीर में वो एक समान है, तो हमने कहा भैया ये एक समान है ना, इनकी दोनों की जो शारीरिक व्यवस्था के हिसाब से जाति यदि देखें तो वो एक समान होगी। उदाहरण लेते हैं भैया, बहुत शानदार कहानी। देखो, हमने कहा मनुष्य के हाथ, ओके, मनुष्य के हाथ जो है, राइट, और चमगादड़ के आप हाथ देख लो, उत्पत्ति तो एक जैसी है, पर चमगादड़ के जो हाथ हैं वो पंख के काम आ जाते हैं। बात समझ में? या फिर आप किसी गाय के अग्रपात देख लो, गाय के देख लो, या फिर आप जो है गाय, या फिर जब आप बात करोगे कुत्ते की, कुत्ते के अग्रपात, तो पहले तो हाथ ही रहे होंगे ना, पहले तो हाथ रहे होंगे। बात समझ में आई? फिर शारीरिक बनावट में धीरे धीरे क्या आया, परिवर्तन आया। क्लियर? और उसके बाद भैया वो अग्रपाद बन गए। तो आगे वाले जो पैर होंगे कुत्ते के, राइट, और इंसान के, या आप गाय के आप आगे वाले पैर ले लीजिए, या मनुष्य के हाथ ले लीजिए, बेसिकली ये कैसे होंगे, तो ये एक समान इनकी क्या होगी, उत्पत्ति होगी। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो ऐसे अंगों को हम लोग क्या कहते हैं भैया, समजात अंग। समरूप अंग जो है वो खेल अलग है। समरूप अंग का मतलब क्या होता है कि काम एक जैसा होना चाहिए, बस। समरूप अंगों की यदि आप बात करेंगे तो काम एक जैसा होना चाहिए। चलो बता ही देते हैं, ठीक है? बोलो यस सर, यस सर, यस सर। तो एक तरफ अपन ले लेते हैं समजात, एक तरफ ले लेते हैं समरूप। बोलो यस सर। तो यहां पर है भैया समजात, और समजात अंगों के लिए हमने क्या डिसाइड किया था, तो आप बोलोगे सर समजात है, इसका मतलब समान क्या होगी, संरचना होगी, और कार्य अलग अलग होंगे। अच्छा जी, इसका उल्टा समरूप होगा। तो समान मैं कह रहा हूं संरचना, और जो कार्य होगा, राइट, कार्य कैसा होगा, तो कार्य होगा अलग अलग।
कार्य जो है वो कैसा होगा, तो भैया अलग और अलग होगा। संरचना समान होगी, कार्य कैसा होगा, अलग अलग होगा। बात समझ में आई। पर जब आप बात करते हैं समरूप अंगों की, जो रूप में एक जैसे दिखते हैं, समरूप, बात समझ में आई, तो आप बोलोगे सर जो दिखते एक जैसे हैं, समरूप अंग, इसका मतलब जो संरचना कैसी होगी, ध्यान से देखिएगा, समान संरचना जो है वो समान होगी, काम एक जैसे होंगे, समरूप, कार्य एक जैसे, कार्य एक जैसे, राइट। और संरचना जो है, संरचना, वो कैसी होगी, वो भिन्न होगी। अब देखो भाई, ऐसे ये टॉपिक्स में बिना एग्जांपल के तो कुछ होने वाला है नहीं अपना, राइट। तो एक काम करते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। बहुत शानदार कहानी। तो समजात में समान संरचना और कार्य, समरूप में कार्य एक जैसे होंगे, पर संरचना भिन्न होगी। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि भैया चमगादड़ के पास भी पंख है और चिड़िया के पास भी पंख है। मैं आपसे कह रहा हूं कि चमगादड़ के पास भी पंख है और चिड़िया जो है उसके पास भी पंख है। आपने कहा ओके सर, आगे बढ़ते हैं। चिड़िया के जो पंख है और चमगादड़ के जो पंख है, बेसिकली वो चमगादड़ के अग्रपाद हैं, पर काम किसका करते हैं, पंखों का। तो एक समान कार्य और संरचना दोनों की कैसी कैसी अलग अलग है। तो मैं कह रहा हूं यहां पर चिड़िया के पंख और चमगादड़ के पंख, चिड़िया के पंख और किसकी हम बात करेंगे, चमगादड़ के पंख की बात करेंगे। ऑन द सेम वे यदि हम यहां पर बात करेंगे तो संरचना एक समान होगी, पर कार्य जो है वो कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे कि इंसान के हाथ और गाय या फिर कुत्ते के जो है अग्रपाद। क्लियर है कहानी, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, इसलिए इसको अपने दिमाग में आप फिट कर लीजिए। ठीक, बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए भैया, तो कहानी बिल्कुल सही हो गई। आंसर जो है वो क्या होगा, समजात अंग। अच्छा, इसको और आगे हम चलेंगे। मनुष्य और गाय के अग्रपाद आपस में क्या है, मनुष्य और गाय के अग्रपाद जो है वो आपस में क्या है, तो आंसर जो है वो क्या होगा, समजात अंग। क्या होगा, सीधी सी बात है, समजात अंग होगा, क्योंकि दोनों की जो उत्पत्ति है शारीरिक यदि आप तौर पर देखें तो एक समान है। बात समझ में आ रही है, पर कार्य दोनों के कैसे हैं, अलग अलग है ना। चलो और आगे हम बढ़ेंगे। पक्षी और तितली के पंख कैसे अंग हैं, क्या ये समजात हैं, क्या ये अवशेषी हैं, तो अवशेषी तो नहीं है, समजात हैं क्या, तो भाई पक्षी के तो इस तरफ होते हैं ऐसे, तितली के जो है, तितली, हाँ, जैविक रासायनिक संरचना की यदि आप बात करेंगे तो दोनों में थोड़ा सा क्या है, डिफरेंस है, पक्षी और तितली के पंखों में। इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएंगे असमजात अंग। ये कैसे हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, तो भैया असमजात अंग हो जाएंगे। क्लियर है कहानी, क्योंकि आप देखो दोनों का स्ट्रक्चर देखो। आप यदि पक्षी की बात करते हो, जैसे ये आपने कहा, पक्षी ऊपर से देखो बेटा, पक्षी को ऊपर से देखोगे तो ये ऐसा होगा, और ये होते हैं उसके पंख। ये पक्षी के नाम पे क्या बना रहा हूं मैं, ये पक्षी के होते हैं पंख, पंख बन गए बड़े, और हाँ, ये पक्षी के होते हैं पंख। ठीक है, तितली की यदि हम बात करेंगे तो तितली कैसी बनेगी, तो करते हैं कोशिश। ठीक है, देखते हैं कि ड्राइंग में क्या कारनामा करते हैं आज हम। हाँ, ये लो, और ये तितली के पंख हो जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों की जो संरचनाएं हैं वो कैसी है, अलग अलग है। दोनों की जो संरचनाएं हैं वो कैसी है, अलग अलग है। इसका मतलब ये असमजात अंगों की श्रेणी में आएंगे। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर, और आंसर चेक करेंगे, आंसर अपना बिल्कुल सही निकल कर आ रहा है। चलिए भैया, पत्थरों पर प्राचीन जीवों के अवशेष चिन्हों को हम क्या कहते हैं, सिंपल सी कहानी है, अपन ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इनफैक्ट इसको हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है और भूगोल में भी पढ़ा है। बात समझ में आई। तो जब हम बात करते हैं कि पत्थरों पर प्राचीन जीवों के अवशेष चिन्हों को हम क्या कहते हैं, तो आंसर जो है वो क्या होगा, देखो समजात अंग तो होगा नहीं, असमजात अंग भी नहीं होगा, पर इसको हम क्या बोलेंगे, जीवाश्म बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे भाई, जीवाश्म बोलेंगे। और ये इसकी कहानी आपने डायनासोर के बारे में बहुत बार पढ़ी है, कि बहुत सारे ऐसे पत्थर हैं जहां पर डायनासोर्स या फिर दूसरे जो जीव हैं उनके क्या मिले, राइट, तो अवशेष चिन्ह मिले, तो उनको हम क्या बोलेंगे, जीवाश्म बोलेंगे। और यही अपन का बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है कहानी, यस सर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के क्या तरीके हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, राइट। तो रेडियो कार्बन, आप इसको क्या बोलते हो, किससे आप ज्ञात करते हो, तो आप बोलो कार्बन डेटिंग। किससे बोलते हैं, तो भैया कार्बन डेटिंग। बात समझ में आ रही, तो कार्बन डेटिंग जो है वो एक तरीका है जिससे आप किसी जीवाश्म की आयु को ज्ञात कर सकते हो।
लगभग में यदि आप ज्ञात करना चाहो तो इस एक और फैक्टर है जिससे भी आप पता लगा सकते हो कि जमीन में कितने नीचे से आपको वो जीवाश्म मिला है। जितने नीचे से आपको वो जीवाश्म मिला है, इसका मतलब ये हुआ कि वो उतना ही क्या होगा, पुराना होगा। जितने नीचे से मिला है वो उतना ही क्या होगा, पुराना होगा, राइट। और उसको हम कार्बन डेटिंग से भी पता लगा सकते हैं। मतलब ये कि रेडियो कार्बन काल का निर्धारण यदि हम कर सकते हैं तो उससे हम जीवाश्म की आयु की ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। शानदार है कहानी, बोलो यस सर। ठीक है ना, चलो आज और आगे बढ़ेंगे। जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? तो क्या नहीं था? तो कार्बन डाइऑक्साइड तो था, ऑक्सीजन, ये इन सबसे ही, जिसको आप क्या कहते हो, ध्यान से देखिएगा, अकार्बनिक पदार्थ जो हैं वो जिम्मेदार हैं किसके लिए? जैविक या जीवन के उत्पत्ति के लिए। तो आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? राइट, घ। इनमें से कोई नहीं। जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? तो इनमें से कोई नहीं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। क्योंकि ये सारे थे। पक्का? चलिए और आगे बढ़ेंगे इस कहानी को लेकर। मनुष्य और चिंपैंजी में क्या समानता है? दोनों के ही जो पूर्वज हैं वो कैसे हैं? राइट, मनुष्य ही, अच्छा पढ़ लेते हैं। मनुष्य और चिंपैंजी में क्या समानता है? अब आप बोलोगे सर दोनों ही इंटेलिजेंट होते हैं। बात समझ में? अब बोलोगे आप सर दोनों ही इंटेलिजेंट होते हैं। मनुष्य जो है ना बहुत भयंकर इंटेलिजेंट होता है एज कंपेयर टू चिंपैंजी। बात समझ में आ रही है? तो मनुष्य और चिंपैंजी में समानता क्या है? तो भाई चिंपैंजी मनुष्य का पूर्वज, गलत बात, दोनों बंदर से पैदा हुए। मनुष्य और चिंपैंजी, गलत। दोनों के पूर्वज समान थे, बिल्कुल 100 आना 16 आना सही बात। तो सही बात जो है वो क्या होगी? दोनों के जो पूर्वज थे वो कैसे थे? समान थे। और इनमें से कोई नहीं तो गलत हो गया। तो अपना जो सही ऑप्शन है राइट वो क्या होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा, दोनों के जो पूर्वज थे वो कैसे थे? समान थे। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। चलेंगे इस कहानी को आगे लेकर, आइए। ठीक है, मानव का उद्भव जो है वो कहां से हुआ है? तो अमेरिका, एशिया या फिर अफ्रीका? तो देखो भैया, इसको आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, इसको आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है। बात समझ में आई? तो मनुष्य जो है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? तो अफ्रीका से हुई है। और यही आंसर कैसा होगा? सही होगा। इनफैक्ट ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। और आंसर अपना बिल्कुल क्रॉस चेक हमने किया है और कैसा निकला? सही निकला। राइट, बोलो यस सर, यस सर, यस सर। संसार में मानव की कितनी प्रजातियां हैं? जल्दी बताओ, संसार में जो है कितने प्रकार के मानव पाए जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 10 12 20, कितने? अब कभी कभी आप इसमें क्या करते हो पता है? जनसंख्या बताने लगते हो। कभी कभी ऑप्शन भी वैसा दिया जाता है, विच इज रॉन्ग। अपने से पूछा गया है प्रजाति कितनी है। अलग अलग प्रकार के जो जीव होते हैं उनको हम प्रजातियों में रखते हैं। बात समझ में आ रही? जैसे शेर एक प्रजाति है, मानव एक प्रजाति है, हिरण एक प्रजाति है, मछली एक प्रजाति है, मुर्गी एक प्रजाति है, और भैया डॉगी एक प्रजाति है। बात समझ में? तो अलग अलग प्रकार की जो है प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें से मानव तो एक ही प्रजाति है। मानव जो है वो एक ही प्रजाति है। बात समझ में? जिसमें नर और मादा आता है। क्लियर है कहानी? तो मानव एक ही प्रजाति है। क्लियर है कहानी? यदि हम सभी जीवों के बीच में बात करें तो आंसर बिल्कुल सही है हमारा। और बढ़ेंगे अगले सवालों की तरफ। और जब तक सारे कॉन्सेप्ट्स को, बात समझ में, जब तक कि सारे कॉन्सेप्ट्स को आपके दिमाग के अंदर में फिट नहीं कर देता तब तक मैं आपको क्वेश्चंस बताता रहूंगा और कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करते रहेंगे। चलिए, जीवों के जटिल अंगों की उत्पत्ति कैसे हुई? ओके, जीनोटाइप नहीं है तो वंशागति से है, गुणसूत्रों से बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्रमिक विकास से, मतलब ये कि विकास तो हो रहा है, विकास तो हो रहा है, पर कैसा हो रहा है? धीरे धीरे क्रमानुसार। क्योंकि प्रकृति में या पारिस्थितिक तंत्र में जब छोटे छोटे परिवर्तन आते हैं तो उसका असर किस पर पड़ता है? बहुत ध्यान से देखिएगा, उसका जो असर है वो जीवों के जटिल अंगों या फिर जीवों के अंगों पर पड़ता है। और डार्विन ने यहीं पर कनेक्ट किया था कि जिस अंग का उपयोग नहीं किया जाएगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। बहुत साल लगेगा हालांकि उसमें, राइट। जैसे आप देखिएगा कि हमारा जो अपेंडिक्स होता है हमारे पेट में, ठीक है, जो अपेंडिक्स होता है वो बहुत छोटा होता है, पर गायों का जो अपेंडिक्स होता है वो बड़ा होता है। बात समझ में आ रही है? और अपेंडिक्स वहां पर उपयोग भी होता है। क्लियर है कहानी? मनुष्य में अपेंडिक्स का कोई भयंकर यूज है नहीं, आप काट कर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो विकास जो है वो कैसा होना चाहिए? बहुत ध्यान से देखिएगा, क्रमानुसार।
विकास जो है वो कैसा होना चाहिए भैया, क्रमानुसार, क्रमानुसार विकास यदि होगा, राइट, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा, क्रमिक विकास, और इसी से जीवों के जटिल अंगों की क्या होगी, उत्पत्ति होगी। सिंपल सी ये कहानी है और आंसर भी हमारा यही होगा, है ना। चलो और आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। कौन सा अति प्राचीन प्राणी वर्तमान की विषम पर्यावरण वाले स्थानों में आज भी जीवित है? बात समझ में आई, जीवाणु एक ऐसी चीज है जो आज भी जीवित है, और आंसर जो है क्या होगा, जीवाणु। देखो पक्षी बहुत बाद में आए, डायनासोर, जीवाणु, विषाणु, और यदि आप बात करते हो राइट पक्षी की, तो ये तो बहुत बाद में आए, ये भयंकर पहले से है। और अभी भी पृथ्वी की बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर कुछ ऐसे जीवाणु हैं। बात समझ, देखो नाम में छुपा है, जीव और अणु, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, बात समझ में आई, बायोकेमिस्ट्री। तो जीवाणु जो है भयंकर पहले से अभी तक मौजूद हैं। अभी भी अंटार्कटिका में जो बर्फ की मोटी मोटी चादरें हैं, उसके नीचे सतह पर अभी भी बहुत सारे जो जीवाणु हैं, राइट, वो कुछ ऐसे हैं जो बहुत पहले से हैं। और यदि वो अभी आ गए, बात समझ में आ रही है, अब वो अंटार्कटिका में, वहां तो मानव जाति ज्यादा है नहीं, लेबोरेटरीज को यदि अपन छोड़ दें तो, अब यदि वो आ गए एशिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में और भी जगह पर, इंसानों में यदि फैल गए तो बहुत भयंकर भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। क्लियर है कहानी? आंसर जो है वो क्या होगा, राइट, जीवाणु मस्ट बी द आंसर, जीवाणु आपका आंसर होगा। क्लियर? हम चलेंगे अगले सवाल के तरफ। जीवन की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है, अजैव पदार्थों से, प्रोटोप्लाज्म से, या फिर दोनों से, या इनमें से कोई नहीं से? बात समझ में आई? तो आप जानते हो जीवन की उत्पत्ति के लिए हमें जो है अकार्बनिक या अजैव पदार्थ जो थे उसकी जरूरत थी, जिसमें आती हैं बहुत सारी गैसें। क्लियर है? जिसमें आती हैं बहुत सारी, मतलब कोई डीएनए से जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई, डीएनए बहुत बाद में आया। किसी बायोमोलिक्यूल यानी कि अणु जो था उससे जीवन की उत्पत्ति बिल्कुल भी नहीं हुई। मतलब कार्बोहाइड्रेट, या फिर हम प्रोटीन की बात करें, या फिर हम वसा की बात करें, इन सब से जो है जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई है। तो सही आंसर जो है वो क्या होगा, अजैव पदार्थ। कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें आ गई, राइट, जिसमें ऑक्सीजन गैस आ गई, जिसमें जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आ गई, ये सारे वो पदार्थ हैं जो जीवन के, मीथेन गैस जिसमें आ गई, जीवन की उत्पत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। और हम भैया अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है? सारे ऑप्शंस पढ़िए, सही ऑप्शन पे टिक लगाइए, डिस्कस करते हैं कुछ और, आपका नॉलेज जो है वो बढ़ने वाला है। हरी अप। चलिए, क्वेश्चन बहुत जो है शानदार है, शानदार है, शानदार है। हम बात करने वाले हैं मेंडल के प्रथम नियम के बारे में, यानी कि पृथक्करण के नियम के बारे में। ठीक है ना? अब देखो, पृथक्करण का जो नियम है, या फिर आप इसको शुद्धता का नियम जो है वो भी कह सकते हो, इसको आप शुद्धता का नियम भी कह सकते हो। ठीक है ना? बोलो यस सर। इसको आप शुद्धता का नियम भी कह सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जब, अब जैसे आपने कहा कि सर हम ना टीटी लेते हैं और इधर पे भी हम टीटी लेते हैं, हमने एक लंबा पौधा लिया और हमने जो है एक बौना पौधा ले लिया। अब यदि मैं यहां पर क्रॉस संकर कराता हूं तो मुझे टीटी टीटी टी और टी इस तरीके से मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, बहुत ध्यान से देखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया 4 आपको मिले। ठीक है, अब देखो इसमें इन दोनों में से ना एक ही जीन यहां पर जाएगा। ये जो 2 आपको दिख रहे हैं, राइट, ये जो 2 आपको लक्षण दिख रहे हैं कि भैया लंबे पौधे का, ठीक है, लंबेपन के 2 लक्षण जो आपको दिख रहे हैं, इसमें से जो एक ही लक्षण है, बात समझ में आई, इसमें से सिर्फ एक ही लक्षण जो है वो क्या होगा, आगे की तरफ प्रोसीड करेगा। बात समझ में आई? मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों आपस में मिलकर फिर से टीटी बना ले, सिंपल सी एक कहानी। इसका मतलब ये, हम इसको बोलेंगे शुद्धता का नियम, या फिर प्रथम नियम हम इसे कहेंगे मेंडल के पृथक्करण का नियम। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है जी, चलिए थोड़ा और आगे हम बढ़ेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, बिल्कुल सही है। और अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये कहता है कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया? मतलब सीधी बात है कि जैसे जैसे समय के हिसाब से, अनुकूलन के हिसाब से जो भी ग्रोथ होती है, जो भी डेवलपमेंट होती है किसमें, किसी भी प्रजाति में, किसी भी स्पीशीज में, राइट, तो उसके हिसाब से जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो यहां पर एग्जैक्टली जो आंसर है, चार्ल्स डार्विन मस्ट बी द आंसर, जिसको हम कई समय से पढ़ते आ रहे हैं और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज।
क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, बहुत शानदार कहानी। आइए और आगे बढ़ेंगे इस कहानी को लेकर। किस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी गई है? जल्दी से बताओ कि इनमें से कौन सा आंसर जो है वो सही होना चाहिए। किस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी गई है? राइट, तो अब आपके आंसर क्या क्या हो सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब बोलोगे सर शेर में विविधता, शेर में, हाँ अब शेर जो है इसमें बहुत ज्यादा विविधता है क्या? एक तो भाई अपना बंगाल का टाइगर है, एक तो बंगाल का टाइगर है, ठीक है, उसके बाद अफ्रीकन टाइगर है, ठीक है जी, उसके बाद बस इससे ज्यादा क्या ही होगी। चिंपैंजी की यदि हम बात करें तो इसमें भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है। वहीं के वहीं यदि हम गेंडा की बात करें तो इसमें भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, नहीं है, नहीं है। पर यदि हम मनुष्य की बात करें तो भैया विविधता और डाइवर्सिटी यहां पर बहुत है। बात समझ में? तो आंसर जो है वो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, मनुष्य होगा। और आप जानते हो कि यदि आप अलग अलग प्रायद्वीप की बात करें, अलग अलग महाद्वीप की यदि आप बात करें, तो सभी जगह पर जितने भी मनुष्य हैं उन सब में क्या है? विविधताएं हैं। उन सब में क्या है? तो भैया विविधताएं हैं। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, नोट कर लिया जाए। तो उन सब में क्या है? विविधताएं, विविधताएं और विविधताएं, ठीक है ना। चलो और आगे बढ़ेंगे, बढ़िया वाली बात है। जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक जो है वो कौन है? जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक जो है वो कौन है, कौन है, कौन है? तो आप जानते हो कि देखो डीएनए की जो इकाई है, डीएनए की एक इकाई है जो आनुवंशिक लक्षण जो होता है, राइट, उसको आगे की तरफ लेकर जाती है, जिसको हम जेनेटिक्स या आनुवंशिकी में भी पढ़ते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जीन कहते हैं। मतलब इसकी जो इकाई है वो क्या है? जीन है। तो आंसर जो है आपको जीन देना है, ना कि डीएनए देना है। बात समझ में? आंसर आपको क्या देना है? जीन देना है, क्योंकि जीन जो है वो एक इकाई है किसकी? डीएनए की। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बहुत ध्यान से देखिएगा, जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक क्या होगा? आपका डीएनए होगा। क्लियर? बोलो यस सर, नोट कर लो। चलो ठीक, कोई दिक्कत, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आंसर यदि हम चेक करेंगे देन दैट मस्ट बी जीन। चलिए और आगे बढ़ने वाला है। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? अब भाई ये सवाल होता है ना, बहुत शानदार सवाल। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो मेंडल सर को कहा जाता है। इन्होंने वंशागति के नियम दिए थे। बोलो यस सर। इन्होंने जो है किसके नियम दिए थे? वंशागति के नियम दिए थे। और किसकी हेल्प से दिए थे? तो भैया मटर के पौधे की हेल्प से दिए थे, जहां पर इन्होंने मटर के पौधे के 7 लक्षणों के बारे में क्या किया था? राइट, स्टडी की थी। और उनकी हेल्प से जो है, क्लियर है कहानी, उनकी हेल्प से जो है इन्होंने क्रॉस संकर करवाया था। और वंशागति के जो नियम थे, जिसमें आपके शुद्धता का नियम, जिसको आप पृथक्करण का नियम कहते हैं, प्रभाविता का नियम, उसके साथ स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ऐसे बहुत सारे नियम जो थे इन्होंने प्रतिपादित किए थे। तो आंसर जो है वो क्या होगा? ग्रेगर जॉन मेंडल। दैट्स ऑल। आंसर जो है वो क्या होगा? ग्रेगर जॉन मेंडल। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, मस्त वाली बात। और आगे बढ़ेंगे इस कहानी को लेकर, पहले हम चेक कर ले, बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जनकों से उनके संतानों में संचारित होने वाले गुण कौन से हैं? मतलब ये कि वंशागति के, ठीक है, वंशानुगत, या फिर आप कह लें कि वंशागति के जो गुण है, बात समझ में आई? वंशागति के जो गुण है, वंशागति के जो गुण है वो कौन से होंगे? तो भैया ये गुण कहलाते हैं आनुवंशिक गुण। अब आप बोलोगे सर यहां तो सभी जगह पर आनुवंशिक एक ही जैसा शब्द लिखे हुए हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो आनुवंशिकी जो है वो शाखा है बेटा, वो गुण नहीं है। बात समझ में आई? बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, अब ये कहां से हो गया, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हिंदी का सवाल हो गया कि इसमें आपको विशेषण बताना हो सकता है, इसमें आपको जो है क्रिया बतानी हो सकती है। हिंदी का सवाल हो गया कि आनुवंशिक, आनुवंशिकता और आनुवंशिकी तीनों अलग अलग चीजें हैं। बात समझ में? तो आनुवंशिक क्या है? एक प्रकार का गुण है, इसलिए आंसर जो है वो क्या होगा? आनुवंशिक, आनुवंशिक। क्लियर है? बोलो यस सर। आनुवंशिकता और आनुवंशिकी जो है ये बेसिकली एक प्रकार की शाखा है। तो ठीक है, ये बोनस क्वेश्चन था, क्योंकि बहुत सारी जो किताबें हैं उसमें उपरोक्त सभी भी लिखा होता है, क्योंकि सभी का ऑलमोस्ट मतलब एक जैसा होता है, सभी एक दूसरे से यहां पर कनेक्टेड या फिर जुड़ी हुई है। चलिए क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, नोट कर लो, पक्का?
तो पीढ़ी दर पीढ़ी जनकों से उनके संतानों में संचारित होने वाले जो गुण हैं वो कौन से होंगे? तो आनुवंशिक गुण होंगे। बात समझ में? कैसे होंगे? बहुत सिंपल सी बात है। आपने सुना होगा कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो आसपास वाले लोग, जो भी लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, राइट, वो सब क्या बात करते हैं? अरे इसकी जो आंखें हैं ना पापा पे गई है। कुछ लोग बात करते हैं इसकी जो नाक है ना वो मम्मी पे गई है। इसका मतलब क्या? कि कुछ ऐसे शारीरिक लक्षण है, कदकाठी आप कह लीजिए, नैन नक्श की यदि आप बात करें तो ये बेसिकली क्या होता है कि जनक से किस पर आते हैं? संतति पर आते हैं। और ऐसे जो लक्षण होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिक लक्षण बोलते हैं। क्लियर? बोलो यस सर। बढ़ेंगे आगे इस कहानी को लेकर। चलिए और आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा गुण जैव विकास में मुख्य भूमिका निभाता है? आनुवंशिक या उपार्जित? तो देखो, आनुवंशिक गुण जो है वो किससे मिलेगा? तो भैया ये जनक से मिलेगा। जनक से मिलेगा। आनुवंशिक लक्षण जो है वो किससे मिलेगा? तो जनक से मिलेगा। वहीं के वहीं यदि हम उपार्जित गुण की बात करें, ठीक है, तो ये क्लियर, ये जो है शारीरिक गुण की बात हो सकती है। शारीरिक गुण की बात हो सकती है। किसकी बात हो सकती है? शारीरिक गुण की बात हो सकती है। बहुत ध्यान से देखिएगा। किसकी बात? शारीरिक गुण जो है इसकी बात हो सकती है। अब मान लेते हैं कि किसी का जन्म हुआ, राइट, और उसने जो है मसल्स बना ली, खूब डोले शोले बना लिए, सिक्स पैक बना लिए, तो ये जो गुण उसकी शरीर ने उपार्जित किया है, अर्जित किया है ना ये, राइट, तो इसको हम बोलते हैं उपार्जित गुण। क्लियर? तो ये जैव विकास में बहुत ज्यादा, राइट, ये जैव विकास में बहुत ज्यादा जो है काम नहीं देता है। बात समझ में आ रही है? हेल्प नहीं करेगा। अब एक बात बताओ, द ग्रेट खली की जो बेटे होंगे, बच्चे होंगे, वो जरूरी थोड़ी कि उनकी भी हाइट उतनी ही हो, उन सबके मसल्स उतने ही हो। अंडरटेकर का तो खैर मेरे को पता ही नहीं है। किसी बॉडी बिल्डर के यदि आप बच्चों को देखोगे तो जरूरी थोड़ी कि वो भी बॉडी बिल्डर ही हो। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आंखों का रंग, बालों का रंग, स्किन जो है, बात समझ में आ रही है, स्किन का, चमड़ी का जो रंग है, त्वचा का जो रंग है, वो एक समान हो सकता है, पर मसल्स हो ये जरूरी नहीं है। तो ऐसे गुणों को हम लोग क्या कहते हैं? उपार्जित गुण कहते हैं। ऐसे गुणों को हम क्या कहते हैं? उपार्जित गुण कहते हैं। हो सकता है कि कोई जो है वो बहुत इंटेलिजेंट हो, किसी को मैथ्स अच्छी लगती हो, तो जरूरी थोड़ी है कि उसका जो बच्चा होगा उसको भी मैथ्स अच्छी लगती होगी। हो सकता है उसको बायोलॉजी अच्छी लगती हो और मैथ्स के नाम से पसीने छूटते हो, उसको थोड़ा रटने वटने याद करने में मजा आ जाता हो, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़ती हो। बात समझ में? तो ऐसे ये जो लक्षण होते हैं इनको हम कहते हैं उपार्जित लक्षण। ये आनुवंशिक लक्षण नहीं है। कौन से लक्षण है ये? तो भैया ये है उपार्जित लक्षण। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, यस सर, यस सर। तो जैव विकास के लिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैव विकास के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऐसे लक्षणों को हम कहते हैं आनुवंशिक गुण। क्या बोलते हैं? तो भैया हम इसको कहते हैं आनुवंशिक गुण। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, नोट किया जाए। ठीक है, चलो क्रॉस चेक करेंगे, क्या कहते हो? बिल्कुल सही बात। और आगे बढ़ेंगे इस कहानी को लेकर। मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग में किस पौधे का उपयोग किया था? तो आप जानते हो कि हमेशा हम बात करते हैं मटर के पौधे की। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? तो देखो, इसमें डाइवर्सिटी बहुत है। इसमें फलियां जो हैं वो सिकड़ी हुई हो सकती हैं और एकदम प्लेन हो सकती हैं। यहां पर जो दाने हैं वो पीले हो सकते हैं और हरे हो सकते हैं, गोल हो सकते हैं, झुर्रीदार हो सकते हैं। फूल जो है वो सफेद हो सकता है, बैगनी हो सकता है। पौधा जो है वो लंबा बौना हो सकता है। आपका जो फूल है उसकी जो स्थिति है वो अक्षीय हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। बात समझ में? तो मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट करना बड़ा आसान है। दूसरी बात, ये तो थी पहली बात। दूसरी बात ये कि एक साल में मटर की हम अलग अलग फसल ले सकते हैं, इसलिए आप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक आसानी से स्टडी कर सकते हो। बात समझ में? इसलिए मटर के इस पौधे पर एक्सपेरिमेंट करना बड़ा ही आसान है, राइट? तो मेंडल सर ने अपने आनुवंशिक प्रयोग में किस पौधे का प्रयोग किया? तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा? साधारण मटर। आपका जो आंसर है वो क्या होगा? साधारण मटर। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, और यही हमारा आंसर होगा। चलिए, विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? बहुत ध्यान से देखिएगा, विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो भैया समसूत्री विभाजन और असमसूत्री विभाजन नहीं, अर्धसूत्री विभाजन। आंसर जो है वो क्या होगा बाबूजी? अर्धसूत्री विभाजन। आप याद करो, क्रोमोसोम्स या फिर गुणसूत्रों की यदि हम बात करें, जैसे XY हमने कहा पिता में है,
उसके बाद हमने कहा माता की बात हम करते हैं, ठीक है। और यदि आप जानते हो तो भैया ये लिंग गुण सूत्र है, बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। तो यदि ये लिंग गुण सूत्र है तो यहां से मैंने x लिया, यहां से भी मैंने x लिया, फिर यहां से मैंने x लिया और इधर से मैंने y ले, इधर से y ले लिया, उधर से x ले लिया, ठीक है। यहां से y ले लिया, यहां से x ले लिया। तो बेसिकली ध्यान से देखिएगा, तो ये अर्धसूत्री विभाजन हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है कहानी? तो अर्धसूत्री विभाजन जो है वो विभिन्नता का क्या होगा? मुख्य कारण होगा। क्लियर? बोलो यस सर। और हम इसको क्रॉस चेक करेंगे और कहानी बिल्कुल सही है। हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। जननिक विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? बहुत ध्यान से देखिएगा, जननिक विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? क्लियर? तो देखो, कोशिका विभाजन है क्या? नहीं यार, कोशिका विभाजन तो अलैंगिक जनन में भी होता है। कोशिका विभाजन तो अलैंगिक जनन में भी होता है। हमारा ये जो अमीबा है इसमें विखंडन जब होता है तब इसके कोशिका का विभाजन होता है, पर इससे कोई विभिन्नता तो नहीं आती। मतलब ये कि जो पापा अमीबा है, जो बेटा अमीबा है, जो बेटी अमीबा है, बात समझ में आई? वो सब तो एक ही जैसे दिखते हैं ना, उनमें कोई भी विभिन्नता नहीं होती, वहां तो क्लोन होता है। तो कोशिका विभाजन तो सही आंसर नहीं होगा। आनुवंशिक पुनर्योग, बिल्कुल सही बात है, आनुवंशिक पुनर्योग आंसर होगा इसका, और डीएनए का निर्माण आंसर नहीं हो सकता। डीएनए का जो निर्माण है नहीं हो सकता, क्योंकि डीएनए एक प्रकार का जैव अणु है। मानते हैं कि डीएनए के अंदर जीन है, पर डीएनए जो है वो एक प्रकार का जैव अणु है, और इसीलिए यह जननिक विभिन्नता का आंसर नहीं हो सकता। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, आनुवंशिक पुनर्योग, जितना आनुवंशिक पुनर्योग होगा उतना ज्यादा जो है क्या होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा, जननिक विभिन्नता होगी। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे इस कहानी को लेकर। तो आंसर चेक करेंगे, आंसर बिल्कुल सही है, आनुवंशिक पुनर्योग। चलिए, ग्रेगर जॉन मंडल कब पादरी बने थे? चलो ठीक है, मतलब ये तो उनके जीवनी से क्वेश्चन पूछ लिया गया। बेसिकली ये सवाल तो नहीं आएगा, ये सवाल का जीव विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, बात समझ में आई? तो जॉन मेंडल जो थे वो कब पादरी बने थे? तो भैया 1847, बात समझ में आई? 1847 के आसपास। धार्मिक प्रवृत्ति के थे थोड़े से, और इनकी मैथ्स बहुत अच्छी थी। मतलब ऐसा रेयरली होता है, बात समझ में आई, कि किसी की यदि बायोलॉजी, बहुत सारे बायोलॉजी वाले जो होते हैं, साइंटिस्ट की तो बात नहीं करेंगे, बट स्पेशली स्टूडेंट्स की यदि हम बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको बायो बहुत अच्छी लगती है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे उनको मैथ्स में थोड़ा सा, बात समझ में आई? तो ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, ये पादरी कब बने थे? 1847 में। कब बने थे? तो भैया ये बने थे 1847 ईस्वी में। क्लियर है? बोलो यस सर, यस सर। याद कैसे रखोगे? तो एक बात बताओ, भारत कब आजाद हुआ? 1947 में। भारत जो है अंग्रेजों से कब आजाद हुआ? तो भैया 1947 में। बात समझ में आ गई? अब 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसके 100 साल पहले, उसके तकरीबन 100 साल पहले की बात है, जब ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो क्या बने थे? पादरी बने थे। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। हम क्रॉस चेक करेंगे, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट पता रहना चाहिए, ठीक है। चलो, मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया? देखो बढ़िया सवाल है भैया। तो अपन एक काम करते हैं, अपन गुण देख लेते हैं, ठीक है। तो एक गुण जो था, ध्यान से देखिएगा, हरे दाने, दाने, और इसके साथ में देखो ये अच्छा सवाल है। इससे अपने को कहानी समझ में आ जाएगी कि इतनी ज्यादा विभिन्नता थी कि वंशागति का अध्ययन करना जो है वो कैसा हो गया था, इंटरेस्टिंग भी हो गया था और आसान भी हो गया था। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या लिया? बहुत ध्यान से देखिएगा, हरे दाने, हरे दाने। अब हरे दाने हैं तो रुको, हरे के साथ कैसे हो सकते हैं? पीले दाने हो सकते हैं, बात समझ में आई? दूसरा, बहुत ध्यान से देखिएगा, हरे के साथ पीले, तो रंग के आधार पर। अच्छा, गोल यदि दाने हैं तो कैसे हो सकते हैं? साथ साथ बताते जाओ यार। झुर्रीदार कैसे होंगे? यदि ये गोल है तो ये कैसे हो जाएंगे? झुर्रीदार। तो हरे पीले दाने हो गए, गोल और झुर्रीदार दाने हो गए। हरे और पीले दाने हो गए, गोल और झुर्रीदार दाने हो गए, पहली बात, राइट। चलिए अब हम तीसरी वाली कहानी पर चलते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, हरे पीले और गोल, और हम किसकी बात करेंगे? झुर्रीदार। अब यदि हम मटर के जो फूल होते हैं उसके रंग के आधार पर डिवीजन करें
तो हम जानते हैं कि भैया सफेद बैंगनी, ठीक है ना। चलो सफेद बैंगनी, ठीक है, चलो नोट करते जाओ साथ में। 3 हो गए भाई, 3 कहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। चलो यदि हम बात करें प्रतान की, ठीक है, यदि हम बात करें प्रतान की, यदि हम पुष्प जो है, राइट, पुष्प की स्थिति की यदि बात करें तो बहुत सिंपल सी कहानी है। पुष्प की जो स्थिति कैसी होती है, ध्यान से देखिएगा, तो अक्षीय हो सकती है और अनअक्षीय हो सकती है। निरक्षीय नहीं बोल सकते इसको, अनअक्षीय बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 तरीके हो गए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वाला ना सबसे लास्ट में लिखूंगा, जहां से जो है एक्सपेरिमेंट किया गया और सारी कहानी जो है हम लोगों ने समझी, सबसे लास्ट में बताऊंगा बाबू, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे भैया। तो ये हो गया सफेद बैंगनी, अक्षीय अनक्षीय। और यदि हम बात करेंगे तो भैया देखो, अब मटर के दाने की भी बात हो गई, मटर के पेड़ की भी बात हो गई, अब मटर की जो फली है, बात समझ में आ रही है, फली के आकार की बात करते हैं। तो सपाट और सिकुड़ी। अब आप बोलोगे अच्छा एक चीज देखना, सपाट मटर जो होता है ना वो मजा आता है छीलने और खाने में, सिकुड़ी वाली जो आपकी फलियां होती है ना मजा नहीं आता। बात समझ में आ रही है। सिकुड़ी वाली ऐसा लगता है कि भैया मटर बहुत पुराना हो गया है, मजा नहीं आता। एकदम जो मजा आता है वो किसमें आता है, सपाट जो फली होती है उसमें आता है। बात समझ में। चलो 6वें नंबर पे हम और देख लेते हैं भैया, फली की यदि हम बात करेंगे तो हरी और पीली। फली, फली पूरा लिख देते हैं, फूल, दाने, दाने, और यहां पर क्या आएगा, पुष्प। ये पुष्प वाला ही पुष्प है, बात समझ में आ रही है। और यहां पर पुष्प का मतलब फ्लावर ही है, कोई फायर वायर नहीं है, हर बार थोड़ी फायर होगा। बात समझ में। चलो आ जाओ। तो अक्षीय और अनक्षीय पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति, क्लियर। अब एक बचा है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा स्पेशल अटेंशन के साथ में देखेंगे, लंबा पौधा और बौना पौधा। बात समझ में आई। क्या होगा, लंबा पौधा होगा और बौना पौधा होगा। बहुत बढ़िया। चलिए तो यहां पर हो जाएगा भैया लंबा पौधा एवं बौना पौधा। लंबा पौधा और यहां पर क्या हो जाएगा, बौना पौधा। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए तो यहां पर हो जाएगा लंबा पौधा और क्या हो जाएगा, बौना पौधा। क्लियर है, बोलो यस सर। चलिए भैया तो यहां पर हो जाएगा लंबा पौधा और बौना पौधा, ठीक है ना। तो अब कितने हैं काउंट कर लेते हैं। तो अपन ने नंबरिंग कर चुके हैं और आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, आंसर जो है वो हो जाएगा 7। इतने वेरिएशन, एक साल में कई फसल, सस्ता पौधा, आसानी से उपलब्ध। बात समझ में आई। इसीलिए जो है मटर के पौधे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना आसान भी हुआ और यहां से बहुत सारी कहानी निकल कर आई, जिसमें कि आपका जीनोटाइप है, जिसमें कि आपका फिनोटाइप है। बात समझ में, जिसमें F1 आपकी पीढ़ी के फूल हैं, पौधे हैं, इसमें F2 पीढ़ी के आपके पौधे हैं, राइट। यहीं से जो है नियम निकल कर आए, किसके, वंशा गति के नियम निकलकर यहां से आए। क्लियर है, बोलो यस सर, यस सर, यस सर। नोट करेंगे और भैया क्रॉस चेक करेंगे, आंसर बिल्कुल सही है। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन के तरफ, आइए बढ़ते हैं। कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट। कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो सबसे रक्त ले सकता है, कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो सबसे रक्त जो है वो ले सकता है। बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये रक्त समूह कौन सा होगा, एपी। ये जो रक्त समूह होगा कौन सा, इसको अपन यूनिवर्सल एक्सेप्टर या फिर, ठीक है, सभी से सभी रक्त समूह को धारण कर सकता है।
बात समझ में आई? सभी रक्त समूह को क्या कर सकता है, धारण कर सकता है, और ऐसे रक्त समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी बोलेंगे। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, बहुत शानदार कहानी है। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब एक बात बता दो, ऐसा कौन सा रक्त समूह है, राइट, जो किसी को भी, ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो किसी भी दूसरे रक्त समूह वाले को अपना जो ब्लड है वो क्या कर सकता है, दान कर सकता है? बहुत ध्यान से देखिएगा, और इसका आंसर क्या होगा, अगला ही क्वेश्चन, जो सबको रक्त दे सकता है। तो आपको पता है सर ए और बी तो नहीं होगा, बात समझ में आ रही? तो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ओ होगा, ओ। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। एक ऐसा रक्त समूह जो आप किसी दूसरे रक्त समूह वाले व्यक्ति पर चढ़ा सकते हो, और इसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह। क्लियर है? बोलो यस सर। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे, आ जाइए। आंसर बिल्कुल सही है। एक संकर संकरण का जीन प्रारूपी अनुपात क्या है? एक बार इसका आंसर बताइए, डिस्कस करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करते हैं। ठीक है, चलो भैया आपका आंसर आ ही गया होगा। और ध्यान से देखिएगा, जब भी बात किसकी होती है, जीन प्रारूपी अनुपात की बात होती है, राइट, तो हम बात करते हैं जीनोटाइप की। हम किसकी बात करते हैं, जीनोटाइप की बात करते हैं। और जीनोटाइप क्या होता है, तो ये जीन आधारित होता है। बात समझ में आई? मतलब ये कि इसको हम भौतिक रूप से नहीं जानते, हम इसको गुणसूत्रों के हिसाब से जीन आधारित रूप से हम इसको जानते हैं। तो ये जीन आधारित होता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। जब हम बात करते हैं एक संकर संकरण की, हमने कहा भैया एक संकर संकरण करवाया, राइट, किसका करवाया, एक लंबे पौधे का करवाया, बौने पौधे के साथ में, ठीक है। उसके बाद हमने फिर एक संकर संकरण करवाया, ठीक है, उसकी जो प्रजाति मिली थी उसके साथ। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैं कह रहा हूं यहां पर मेरे पास एक लंबा पौधा है, आपने कहा ओके सर, एक बौना पौधा है, आपने कहा ओके सर। दोनों के बीच में क्रॉस कराने पर हमको मिल रहा है टी टी, फिर यहां पर टी टी, राइट, बोलो यस सर, यस सर, यस सर। तो यहां पर मिल रहा है टी टी, फिर यहां पर मिल रहा है टी टी, फिर यहां पर टी टी, और यहां पर भी मिल रहा है टी टी। आप जानते हो कि इन सब में जो प्रभावी लक्षण था वो कौन सा था, लंबापन था। बोलो यस सर। अब ये भैया इनका हमने जब क्या कराया, एक संकर संकरण कराया, मतलब ये कि मैंने यहां पर टीटी लिया, मैंने यहां पर भी टीटी लिया, दोनों का संकरण जब मैंने करवाया, अब मुझे क्या मिला, कौन से ऑप्शंस मिल सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। एक तो अपने को मिल सकता है ये, एक तो मिल सकता है कैपिटल टी, फिर इधर से भी कैपिटल टी, एक मिल सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर एक मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर स्मॉल टी, और यहाँ पर स्मॉल टी। आपने कहा ओके सर, ये तो बहुत आसान है, राइट। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो स्टार्टिंग के जो तीन हैं वो तो आपके लंबे पौधे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो प्रभावी गुण है वो कौन सा है, लंबापन है, और अप्रभावी जो गुण है वो कौन सा है, आपका बौनापन है। बात समझ में? पर ये होते हैं हमारे फिनोटाइप, मतलब यहां पर हम भौतिक स्थिति जो है उसको ध्यान में रखते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। पर यदि हम बात करते हैं जीनोटाइप की, बहुत ध्यान से देखिएगा, हम बात करते हैं जीनोटाइप की, तो हमें देखना पड़ेगा कि कैसे जीन है, राइट। तो आप देखिए ध्यान से, तो भैया पहला वाला जो है वो क्या है, तो पहला वाला जो है, रुको जरा बताते हैं इसको। पहला वाला कैसा है, शुद्ध लंबा है। आपने कहा सर पहला वाला जो है ना वो शुद्ध लंबा पौधा है। अच्छा जी, ये दोनों जो हैं ये कैसे हैं, शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक प्रकार के जीन नहीं है, तो ये हो जाएंगे भैया अशुद्ध लंबे। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो ये हो जाएंगे अशुद्ध लंबे। आपने कहा ओके सर, तो ये हो जाएंगे अशुद्ध लंबे पौधे। तो इधर वाला तो शुद्ध लंबा हो जाएगा, यहां वाला जो है वो अशुद्ध लंबा हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा। अब इसके आप यदि दोनों ही लक्षण देख रहे हैं तो वो कैसे, एक समान है, मतलब छोटू टी और छोटू टी, मतलब कि भैया ये भी आपका शुद्ध होगा, पर शुद्ध बौना होगा। तो शुद्ध तो होगा बाबूजी, पर कैसा होगा, बौना होगा। कहानी बड़ी शानदार, मजेदार, धमाकेदार है, और ये हो जाएगा शुद्ध बौना पौधा। मतलब यदि हम जीन आधारित यहां पर जो है लक्षण देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि भैया शुद्ध लंबा पौधा जो है उसका अनुपात कितना है, तो आपने कहा सर देखो 1 अनुपात है सर। फिर आप बात करोगे अशुद्ध लंबे पौधे की तो इसका अनुपात 2 है। फिर आप बात करोगे शुद्ध बौने पौधे की तो इसका अनुपात जो है वो कितना है, 1 है। और ये सारी जो कहानी है इसी तरीके से चलते रहती है, 1, 2 और 1 के प्रारूप में। पर याद रहे ये सिर्फ कब होगा, जब हम बात करेंगे जीनोटाइप की।
यदि हम भौतिक अवस्था की बात करेंगे तो फिर जो आंसर है वो 3:1 होगा। पर यहां पर बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ना बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे जो धुरंधर हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर नीचे वाला भी तो सही है। नीचे वाला सही नहीं है, नीचे वाला जो है द्विसंकर के लिए फिनोटाइप है। बात समझ में आ गई? तो जब हम बात करते हैं किसकी, जीनोटाइप की, तो ये ही हमारा क्या होगा, सही वाला आंसर। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में इसको आप नोट करेंगे। ठीक है जी, चलिए क्रॉस चेक कर लेंगे। क्रॉस चेक हमने कर लिया, कहानी बिल्कुल शानदार है, नोट कर लो। तो जीन प्रारूप बोले तो जीनोटाइप, बढ़िया बात। हाँ जी, मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, तो ये ऑटोसोम होते हैं, जो कि मनुष्य के दोनों ही भाग, मतलब कि दोनों ही जो लिंग है, नर और मादा दोनों में पाए जाते हैं हमारे ऑटोसोम्स। कितने पाए जाते हैं, तो भैया 22 जोड़े यानी कि 44। ठीक है, बोलो यस सर। तो जब हम बात करते हैं कि हमने कहा यहां पर जो है नर है और यहां पर जो है मादा है, आपने कहा ओके सर, बहुत बढ़िया, मनुष्य में यही दो चीजें पाई जाती हैं। क्लियर? अब जब आप नर की बात करोगे तो 44 जो होंगे ना बेटा, वो क्या पाए जाएंगे, ऑटोसोम, यानी कि 22 जोड़े जो हैं वो क्या होंगे, ऑटो 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 ऑटोसोम। ऑटोसोम, चलो ऑटोसोम, ठीक है जी, ऑटोसोम होंगे। और जो दो हैं, तो एक जोड़ा तो क्या होगा हमारा, तो ये लिंग गुणसूत्र होगा। ये वाला जो गुणसूत्र होगा, क्रोमोसोम होगा, बात समझ में आ रही है, ये कैसा होगा, तो ये लिंग गुणसूत्र होगा। चलो भैया, लिंग गुण सूत्र। और आप जानते हो कि यहीं पर होता है अर्धसूत्री विभाजन। यहीं पर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और इसे हम अर्धसूत्री विभाजन क्यों कहते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा कि वो जो 44 है ना, वो जो वहां पर आपको 44 दिख रहे हैं ना, उसमें से 22 निकल जाएंगे प्रजनन के समय पर। बात समझ में आई? और ये जो XY दिख रहा है ना, इसमें कोई एक निकलेगा। तो इसकी भी 4 प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4 प्रायिकता है इसकी भैया। मादा की यदि हम बात करेंगे तो यहां पर 44 तो एक समान ही होंगे, पर यदि हम बात करेंगे तो ये XX। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो इसको हम बोलते हैं ऑटोसोम, और ये हो जाएंगे मादा के लिए गुणसूत्र। बात समझ में आई? जो कि लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। और यहीं से होता है अर्धसूत्री विभाजन, जब किसी संतति का निर्माण होता है तब। कैसे, तो भैया 22 वहां से आ गए, 22 यहां से आ गए, हो गए 44। बोलो यस सर। 22 यहां से आ गए, 22 यहां से आ गए, कौन आ गए, तो ऑटोसोम आ गया। बात समझ में? अब 44 हो गए। अब टोटल अपने को 46 करने हैं, 46 करने हैं, इसलिए अब 4 ही तो अपने पास ऑप्शन है, XX XX YX YX। तो 4 में से 50% प्रोबेबिलिटी जो है वो किसी बालक के पैदा होने की होगी, और 50% प्रोबेबिलिटी जो है वो किसी बालिका के पैदा होने की होगी। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तगड़े तरीके से नोट कर लिया जाए। हरी अप, हम करेंगे बात। ठीक है, क्रॉस चेक किए, आंसर हमारा क्या होगा, तो भैया ऑटोसोम होगा, और हमारा क जो है बिल्कुल ही वाला सही वाला जवाब है। ठीक है ना, नोट कर लो। ठीक, चलिए तो इस तरीके से क्वेश्चंस को निपटाते सारे चैप्टर को निपटा देंगे। सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुई? सर्वप्रथम ऑक्सीजन की जो उत्पत्ति है वो किस जीव के कारण हुई? तो रिसर्च ये कहती है कि भैया इसके पीछे होगा कौन, नीला हरा शैवाल। इसके पीछे कौन है, नीला हरा शैवाल है, जिसके कारण ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई है। क्लियर है? बोलो यस सर यस सर यस सर। चलो, बढ़िया सवाल था, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था। चूहे की पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक ने काम किया था? आप सोच कर देखो कि भैया जैसे एक युवा चूहा होता था, बात समझ में, उसकी पूंछ काट दी जाती थी, क्योंकि चूहा जो है ना, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि 21 पीढ़ियों बाद जो चूहा अपने को मिलेगा, आप सोच कर देखो, चूहे की पूंछ काट दी गई। अब चूहा ये एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, बात समझ में आ रही है, पर चूहे पर क्या इसका बहुत नुकसान नहीं होता किसी चूहे को, बात समझ में। अब चूहे की पूंछ काट दी गई, चूहिया की भी पूंछ काट दी गई, फिर दोनों के बीच में निषेचन हुआ। तो वैज्ञानिक जो थे उन्होंने देखा, कौन से वैज्ञानिक थे बता रहा हूं, राइट, कि भैया अब जो छोटा चूहा होगा या छोटी चूहिया होगी, क्या उसमें भी पूंछ है? उन्होंने देखा यार फिर तो पूंछ है, पूंछ कहीं नहीं गई, विलुप्त हुई नहीं अभी तक। फिर जो बच्चा हुआ उस पर फिर एक्सपेरिमेंट किया गया,
ऐसा करते 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 21 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ पर एक्सपेरिमेंट किया गया, राइट। और पूंछ का कटना है वो बेसिकली उपार्जित लक्षण है, इसलिए आज भी बात समझ में आ रही है, बिना 21 पीढ़ी बाद भी जो है बिना पूंछ वाला चूहा पैदा नहीं हुआ। बात समझ में आई? बोलो यस सर। कौन थे भैया? तो वाइसमैन, या आप इनको बोल सकते हैं वाइसमैन, वाइसमैन, वाइसमैन। हिंदी में हम ऐसे ही लिखेंगे तो यही जो है वो क्या होगा? सही आंसर होगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है जी। सोच कर देखो, इस भाई ने अपनी जिंदगी में 21 पीढ़ियों तक सिर्फ चूहे की पूंछ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। क्लियर? बोलो यस सर। चलो भैया आगे बढ़ेंगे। बहुत शानदार कहानी। निम्न में से कौन सी स्त्रियों में पाया जाने वाला लिंग क्रोमोसोम है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आंसर जो है वो क्या होगा? XX। और पुरुषों के लिए कौन सा? XY। ये तो भाई दिमाग में फिट हो गया होगा। ठीक है, तो आंसर जो है वो क्या होगा? XX। मनुष्य में क्रोमोसोम के 23वें जोड़े को क्या कहते हैं? तो ये लिंग क्रोमोसोम है, क्योंकि 22 जोड़े जो होते हैं जिसमें कुल 44 क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र होते हैं, उनको तो हम ऑटोसोम कहते हैं। पर 23वां जोड़ा जो है वो क्या बताता है? राइट, वो लिंग का निर्धारण करता है, वही सेक्स डिटर्मिनेशन करता है, इसलिए हम उसको कहते हैं लिंग क्रोमोसोम। और ख बोले तो सही आंसर अपना जो है वो क्या होगा? होगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। नोट करेंगे और क्रॉस चेक भी करेंगे, है ना? मस्त, शानदार, धमाकेदार। आइए, लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी होता है? लिंग क्रोमोसोम। ऑटोसोम बिल्कुल भी नहीं, तो लिंग क्रोमोसोम बिल्कुल सही आंसर है। चलो, निम्न में से कौन सा प्रभावी गुण है? तो एक्सपेरिमेंट करके इस कहानी को समझ लेते हैं भैया। सीधी बात कि मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया गया, तो जो लंबा गुण आपका लक्षण था, लंबा पौधा जो था वो कैसा हुआ? डोमिनेंट उसने किया, मतलब कि प्रभावी गुणधर्म था, राइट। तो प्रभावी गुण कौन सा हो जाएगा? लंबा हो जाएगा प्रभावी गुण। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, बोलो यस सर, बोलो यस सर। अब सवाल पैदा होता है, यदि ये कहानी क्लियर है तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो मेंडल अंकल ने क्या किया? उन्होंने एक लंबा पौधा लिया, बोलो यस सर, एक लंबा पौधा लिया, एक लंबा पौधा लिया और उस लंबे पौधे को क्रॉस करवाया एक बौने पौधे के साथ में। बहुत ध्यान से देखना, बौने पौधे के साथ में उन्होंने क्रॉस करवाया। तो बौना पौधा जो था वो कैसा था? टीटी था। क्लियर? बौना पौधा टीटी था। अब दोनों को जब क्रॉस कराया तो हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? तो आपने कहा सर 4 ऑप्शंस होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। आपने कहा ओके सर, 4 ऑप्शंस यहां पर है, लंबा पौधा और बौना पौधा। अब देखो, तो ये कौन सी पीढ़ी मिली? तो आपने कहा सर ये तो F1 पीढ़ी मिल रही है हम लोगों को, ये F1 पीढ़ी मिली, पहली संतति थी। F बोले तो बात समझ में, पहली संतति पीढ़ी अपने को मिली, इसको अपन ने कहा F1 पीढ़ी। अब इसके अंदर लंबे पौधे के भी जीन हैं और यहां पर बाबूजी बौने पौधे के भी जीन है। आपने कहा ओके सर, लंबे पौधे के भी जीन हैं और यहां पर बौने पौधे के भी जीन है। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ध्यान से देखना। इसका मतलब यह हुआ कि अब ये लंबा भी हो सकता है, बौना भी हो सकता है। पर जब देखा गया संकरण के बाद तो सारे के सारे जो पौधे थे वो लंबे थे। सारे के सारे जो पौधे थे वो कैसे थे भैया? लंबे पौधे थे। इसका मतलब ये कि ये सभी पौधे यदि लंबे थे तो लंबापन जो है वो कैसा लक्षण है? उजागर हो रहा है, दिख रहा है, तो इसको हम बोलेंगे प्रभावी लक्षण। इसको जो है हम क्या बोलेंगे? प्रभावी लक्षण बोलेंगे, राइट। और बौनापन जो है ना बाबूजी, राइट, बोलो यस सर, और बौनापन जो है ना वो होगा अप्रभावी लक्षण। खत्म बात। तो ये जो है वो कैसा हो जाएगा? अप्रभावी लक्षण हो जाएगा। क्लियर है? बोलो यस सर। क्लियर है? बोलो यस सर। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए पक्का। चलिए, तो लंबापन प्रभावी लक्षण होगा, बौनापन जो है वो कैसा होगा? अप्रभावी लक्षण होगा। और इस हिसाब से प्रभावी गुण जो है वो कौन सा होगा? लंबा होगा। बढ़िया वाली ये कहानी थी, इसको हम और आगे लेकर चलेंगे। नर्मदा घाटी से कौन सा जीवाश्म पाया गया है? भैया एकदम ताजी ताजी खबर है, पिछले कुछ सालों की बात समझ में आ रही है। नर्मदा घाटी से कौन सा जीवाश्म पाया गया है? तो ध्यान से देखिएगा, डायनासोर का कपाल। कपाल बोले तो खोपड़िया, खोपड़ी खोपड़ी खोपड़ी। बात समझ में आई? तो नर्मदा घाटी से कौन सा जीवाश्म अपने को मिला? तो अपने को खोपड़ी मिली किसकी? डायनासोर की।
किसकी मिली? डायनासोर की अपने को क्या मिली? खोपड़ी मिली। कहां से? नर्मदा घाटी से। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। और बढ़ेंगे आगे और आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है जी, आइए और आगे बढ़ते हैं। मिलर और यूरो के द्वारा निम्न में से कौन सा अणु बना था? मिलर और यूरो के द्वारा निम्न में से कौन सा अणु बना था? सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार अपने से ट्राई करो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बढ़िया सवाल है, रिवीजन वाला। मिलर और यूरो नहीं, यूरे की बात हो रही है बेसिकली, के द्वारा निम्न में से कौन से अणु या पदार्थ जो थे वो बने थे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, लेबोरेटरी में इन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे, जहां पर इन्होंने जो है जल की बात की थी, अमोनिया की बात की थी, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे जो है आपके बहुत सारे और भी मॉलिक्यूल थे, वहां से कौन से अणु बने थे? तो वो सारे के सारे जैव अणु थे। क्या थे? तो भैया इन्होंने बायोमॉलिक्यूल्स यानी कि जैव अणु जो थे उस पर काम भी किया, निर्माण भी किया। मतलब अमीनो अम्ल, मतलब शर्करा यानी कि शुगर, मतलब आरएनए यानी कि एक प्रकार का क्या? जैव अणु। बात समझ में आई? तो अमीनो अम्ल, शर्करा और आरएनए जो है, इन सबका जो सिंथेसिस था वो लेबोरेटरी में इन दोनों के द्वारा किया गया था। इसलिए जो है सही आंसर है वो क्या होगा? इनमें से सभी। ये सारे के सारे जो हैं वो सही आंसर है और हमने यहां पर लगा दिया है टिक। हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ, जो कि और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जीव अपने जनक से कैसे भिन्न हो जाते हैं? मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि जीव जो है वो अपने जनक से कैसे भिन्न हो जाते हैं। तो क्या आनुवंशिक उत्परिवर्तन से? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है, सही बात, राइट। आनुवंशिक उत्परिवर्तन की यदि हम बात करेंगे तो इससे जो देखिए, जब भी आप लैंगिक जनन की बात करते हो तो लैंगिक जनन में जो जनक है और संतति है, लैंगिक जनन की जब आप बात करते हैं तो इसमें जो जनक है और संतति है, इसमें क्या देखो, समानताएं भी साथ में जाती हैं और असमानता यानी कि विभिन्नताएं भी साथ में जाती है, और इसी को अपन कहते हैं जैव विकास। बात समझ में आ रही? कैसे होता है बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैंने कहा भैया देखो, ये माता है, यहां पर माता है और यहां पर पिता है। बात समझ में आई? और जो है यहां पर जो है क्या होगा? तो यहां पर संतान है। अब हो सकता है कि संतान के जो नैन नक्श हैं, आंख, कान, नाक, राइट, आंख स्पेशली, तो वो किसके जैसी हो सकती है? माता पिता जैसी हो सकती है। हो सकता है फेस कट जो है वो माता पिता जैसा हो, पर क्या एग्जैक्टली सेम होगा? क्या सोचने का भी वही इंटरेस्ट होगा जो पेरेंट्स के पास है? सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है इनको मैथ्स अच्छी लगती हो, इनको जो है बायोलॉजी अच्छी लगती हो, राइट, और इसको जो है पबजी अच्छा लगता हो। बात समझ में आ रही है? तो कुछ भी हो सकता है, मतलब इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकते हैं, शारीरिक बनावट डिफरेंट हो सकती है। तो कुछ चीजें बड़ी समान होती हैं और कुछ चीजों में बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं। इसका मतलब ये कि जीव अपने जनक से कैसे भिन्न हो सकते हैं? आनुवंशिक उत्परिवर्तन से। बिल्कुल सही बात। दूसरी कहानी, जलवायु और वातावरण से भी। जलवायु और वातावरण से भी मान लेते हैं कि भैया माता और पिता, मैथ्स और बायो नहीं, माता और पिता जो है मान लेते हैं कि वो रहते हैं साइबेरिया में। साइबेरिया कहां पर है? तो भैया रशिया में। ठीक है, अब ये जो संतान है ये जॉब करने कहां चले गए? ये चले गए बिल्कुल जहां से हमारी जो इक्वेटर जाती है, ये अफ्रीका में चले गए। चलो, ये कहां चले गए? अफ्रीका में चले गए। अब ऑब्वियसली इनके खान पान में परिवर्तन आएगा, वातावरण में परिवर्तन आएगा, जलवायु में परिवर्तन आएगा, जिसके कारण इनकी, बात समझ में आ रही है, इनके जो है त्वचा के रंग में परिवर्तन आ सकता है, इनकी बोली में, इनकी जो शारीरिक बनावट में तो खैर ज्यादा नहीं आएगा, पर इनकी बोली में परिवर्तन आ सकता है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो हो सकता है अगली जो नस्ल आए इस पीढ़ी की, या अगली जो पीढ़ी आए, राइट, वो बिल्कुल भी दादा और दादी जैसे बिल्कुल भी मैच ना करती हो। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों ही फैक्टर जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए ग जो है वो क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा। हम इसको क्रॉस चेक करेंगे और इस कहानी को आगे लेकर चलेंगे। आगे आइए, जीव के वह आनुवंशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं? भाई सीधी सी बात है, जीव के वह आनुवंशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। हमने कहा कि हमारे पास एक पौधा है ऐसा, हमने कहा हमारे पास एक पौधा है ऐसा जो कि बेसिकली एक लंबे और एक बौने पौधे से क्या हुआ है? संकरित हुआ है। अब आप बोलोगे सर ठीक है, अब इसके अंदर दोनों चीजें हैं, पर बेसिकली ये कैसा दिख रहा है? तो ये लंबा पौधा है और कैसा है? अशुद्ध है, क्योंकि दो अलग अलग प्रकार के इसके अंदर क्या है बाबू? तो जीन है। तो आपने कहा सर देखिए लंबा पौधा तो होगा पर साथ में एक ऐसा होगा अशुद्ध भी होगा। तो ये लंबा पौधा तो होगा पर साथ में जो है कैसा होगा?
अशुद्ध भी होगा। बात समझ में आ गई? तो ऐसे जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, देखो अंदर की बात यह है कि इसके पास दो प्रकार के जीन हैं, पर ऊपर ऊपर से देखने में तो लंबा दिख रहा है ना, तो इसको अपन कहते हैं फिनोटाइप या फेनोटाइप। क्लियर है? जीनोटाइप जो है वो जीनी लक्षण है, फिनोटाइप जो है वो भौतिक लक्षण है। बहुत ध्यान से देखिएगा, वह आनुवांशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? भौतिक लक्षण कहते हैं, भौतिक लक्षण। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। ठीक है, तो क्या होगा? भौतिक लक्षण। और वो क्या होता है? फिनोटाइप होता है। और यहां पर मैंने क्लिक किया और आंसर आपके बिल्कुल सामने। क्लियर? बोलो यस सर। बहुत शानदार कहानी है। ठीक है जी, चलिए और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल और जानदार होने वाला है। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो भैया जीनोटाइप कहलाती है। बात समझ में? क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं टी टी, मैं लिख रहा हूं टी टी, फिर मैं लिख रहा हूं टी टी, और इतना टी टी हम लोगों ने कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं किया होगा जितना हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट के समय पर करते हैं। तो ध्यान से यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सर ये शुद्ध है और लंबा है। ये कैसा है? तो भैया ये अशुद्ध है। कैसे पता चला? अरे देखो ना, एक कैपिटल टी की स्मॉल टी, मतलब कैसा है? ना तो ये शुद्ध रूप से लंबे वाले पौधे की जीन है इसमें, ना ही शुद्ध रूप से बौने पौधे के इसमें जीन है। हालांकि ये लंबा है, पर यदि हम अंदर की बात करेंगे तो जीन के हिसाब से बात करेंगे तो अशुद्ध लंबा है, ये भी अशुद्ध लंबा है, और ये कैसा होगा? ये शुद्ध होगा और बाबूजी बौना होगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। मतलब कि हम बात किसकी कर रहे हैं? जीनोटाइप की, जीनी लक्षण की। हम जीनी संरचना की बात कर रहे हैं और आंसर हमारा बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ेंगे इस कहानी को लेकर। आंखों और बालों के रंग में किस प्रकार की विभिन्नता है? आंखों और बालों के रंग में किस प्रकार की विभिन्नता है? तो देखो, कायिक विभिन्नता तो नहीं हो सकती। कायिक विभिन्नता जो है ये बेसिकली अलैंगिक जनन के समय पर, विगुण भी नहीं हो सकता। आनुवंशिक विभिन्नता होगी, खत्म बात। तो किस प्रकार की विभिन्नता कहलाएगी? तो भैया ये कहलाएगी आनुवंशिक विभिन्नता। क्लियर है? बोलो यस सर। बढ़ेंगे आगे। आइए, जलवायु और वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न विभिन्नता क्या कहलाती है? देखिए, जलवायु और वातावरण है, मतलब ये आउटर मोस्ट फैक्टर्स है। बात समझ में आ रही है? आउटर फैक्टर्स है, इनका आनुवंशिकी से कोई लेना देना नहीं है, तो इनका जनन से भी लेना देना नहीं हुआ, क्योंकि आनुवंशिकी और जनन जो है आपस में कैसे हैं? कनेक्टेड है, राइट? तो जलवायु और वातावरण का ऊपर वाले दोनों से कोई लेना देना नहीं है। पर यदि हम बात करेंगे कायिक विभिन्नता की, यदि हम बात किसकी करेंगे? हम यदि कायिक विभिन्नता की बात करेंगे, क्लियर, तो भैया यही अपना सही आंसर होगा। खत्म बात। चलो अगला सवाल की तरफ चलते हैं, पहले हम चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही। चलिए और आगे बढ़ेंगे। मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति यानी कि F1 वाले पौधे कैसे थे? बहुत सिंपल सी कहानी। कैसे थे? लंबे थे। बहुत ध्यान से देखिएगा, F1 में सभी लंबे थे। F1 में चारों पौधे, 4 पौधे थे, और भैया ये सभी कैसे थे? राइट, तो लंबे थे। बहुत ध्यान से देखिएगा, F1 में चारों पौधे कैसे थे? लंबे थे। अब यदि हम बात करते हैं F2 की, एकट संकरण की यदि हम बात कर रहे हैं, तो इसमें 3 जो थे वो लंबे थे, 3 पौधे लंबे थे, एक जो था वो बौना था। 3 पौधे जो थे वो लंबे थे और एक पौधा जो था वो कैसा था? तो भैया बौना था। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो 3 पौधे ऐसे थे जो लंबे थे, एक पौधा बौना था। तो बात क्योंकि F1 की हो रही, तो सभी पौधे कैसे थे? लंबे थे, क्योंकि जो लंबापन है वहां पर क्या था? प्रभावी लक्षण था, राइट? बौनापन जो था वो अप्रभावी लक्षण था। चलो बहुत सही, बहुत शानदार। बढ़ेंगे आगे, आ जाओ। मेंडल के प्रयोग में छोटू वाला टी क्या दर्शाता है? आप जानते हो कि सर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये लंबापन, ये जो है ये बौनापन। ये कैसा? तो प्रभावी। भौतिक रूप से ऐसा ही दिखेगा पौधा, यानी कि लंबा दिखेगा। और ये कैसा? अप्रभावी। ऊपर वाला जो है वो उजागर होने वाला लक्षण है, नीचे वाला जो है वो छिपा हुआ लक्षण है। ठीक है जी, और ये हो जाएगा अप्रभावी। चलो बहुत शानदार कहानी। तो एक है प्रभावी, दूसरा है अप्रभावी लक्षण। चलिए, तो क्या है भैया? टी प्रभावी लक्षण तो नहीं है, बौनापन तो है, अप्रभावी लक्षण भी है, तो ख और ग दोनों है। बात समझ में आएगी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है
क्या होना चाहिए अपना, बिल्कुल सही होना चाहिए। क्रॉस चेक करेंगे, कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। राइट बोला, यस सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बढ़ेंगे आगे। मेंडल के प्रयोग में कैपिटल टी जो है वो किस चीज को दर्शाता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। कैपिटल टी जो है किसको दर्शाता है, तो प्रभावी लक्षण को भी दर्शाता है, लंबाई को भी। तो फिर भैया घ जो है, घ फॉर घड़ी, कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये लो, पक्का बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेंडल के प्रयोग में टी टी क्या दर्शाता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। जब आप टी टी लिख रहे हो तो ये तो क्लियर है कि संकर हो रहा है, संकरण हुआ है, क्रॉस हुआ है एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे के बीच में। राइट, तब तो आपको टी टी मिल रहा है। तो ये पहली बात तो संकर है। और कैसा है, तो प्रभावी लक्षण कौन सा है भैया, तो प्रभावी लक्षण है लंबापन। तो संकरित लंबा पौधा है, संकरित है बाबूजी, और कैसा है, संकरित है और लंबा पौधा है। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर, खत्म बात। तो संकर नस्ल के लंबे पौधे अपना सही आंसर होगा। शुद्ध लंबे पौधे होते तो क्या होता, टीटी होता, बोलो यस सर। शुद्ध बौने पौधे होते तो क्या होता, टीटी होता, बोलो यस सर। संकर नस्ल के लंबे हैं तो टीटी होता, संकर नस्ल के बौने होते तो टी टी होता, पर ये होता ही नहीं है। बात समझ में आई, क्योंकि बौनापन जो है, बौने पौधे जो है वो अप्रभावी लक्षण है, और लंबे पौधे जो हैं वो कैसे हैं, प्रभावी लक्षण। नोट किया जाए, इजी, बोलो यस सर, शानदार, बोल ऊपर आएगा, टीटी है ना, संकर नस्ल के लंबे पौधे, ये नहीं होगा बेटा, ये होगा। ठीक, चलो ये दिस मस्ट बी द करेक्ट ऑप्शन। बाकी के सारे कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्लियर, बोलो यस सर, बढ़िया वाली बात। ठीक है जी, और फिर से पढ़ लेते हैं। हाँ सही है, लंबे पौधे होंगे, संकर नस्ल के होंगे। चलिए और आगे बढ़ेंगे। संतान का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है, भाई सीधी सी बात है, माता पिता के ब्लड ग्रुप पे। इस पे तो कोई दो राय है ही नहीं। अपन ने पूरा एक टेबल बना हुआ पढ़ा हुआ है, हमने पूरा का पूरा एक टेबल ही निपटा दिया है। बात समझ में आई, जिसमें हम ये बताते हैं कि यदि माता का ब्लड ग्रुप ये होगा, पिता का ये होगा, तो संतति का क्या होगा। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर, बहुत शानदार, नोट किया जाए। तो यही अपना सही आंसर होगा। और चलेंगे अगले क्वेश्चन के तरफ 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 तरफ, बहुत ध्यान से देखिएगा। रुधिर वर्ग ओ का जीन कैसा होता है, तो भैया रुधिर वर्ग ओ जो है इसका जीन कैसा होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, अप्रभावी होगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और अगला सवाल जो है, पहले इसको क्रॉस चेक किया जाएगा, और अगला सवाल जो है उसे हम बात करेंगे। एक प्रजाति विशेष में वंशागत विभिन्नता क्या उत्पन्न कर सकती है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक विशेष प्रजाति में या एक विशेष प्रजाति विशेष में वंशागत विभिन्नता क्या उत्पन्न कर सकती है, तो सही आंसर क्या होगा, देखो नया प्राणी तो उत्पन्न हो ही नहीं सकता, विभिन्नता इतनी तो नहीं हो सकती ना कि जो प्राणी उत्पन्न हो रहा है वो बिल्कुल ही नया हो जाए। बात समझ में, अलग प्रजाति भी नहीं हो सकती, हाँ पर उप प्रजाति बिल्कुल हो सकती है। पर जो है विभिन्नताओं के कारण उप प्रजाति जो है वो जरूर उत्पन्न हो सकती है, पर नया प्राणी और अलग प्रजाति जो है यहां पर ऑप्शन में नहीं आएगा। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर, क्रॉस चेक करेंगे और चलेंगे अगले क्वेश्चन के तरफ। समजात अंगों का पाया जाना क्या कहलाता है, समजात अंगों का पाया जाना क्या कहलाता है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, जो भी सही ऑप्शन है उस पर आप क्या लगाएंगे, टिक लगाएंगे, और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। हरी अप। जैसा कि आपने सारे ऑप्शंस में टिक लगा लिया होगा, ध्यान से देखिएगा। समजात अंग, जब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भैया समजात अंग क्या होते हैं। बात समझ में आ रही है, संरचनाएं अलग हो सकती हैं पर शरीर में जो पोजीशन है, स्थिति है, वो कैसी होगी, एक समान होगी। बात समझ में आ रही है, मतलब ये कि शरीर में एक पोजीशन एक समान होगी। मैं बात करता हूं, मेरे पास है कुत्ता, ओके, और मेरे पास है गाय। अब दोनों के यदि हम अग्रपाद देखते हैं, आपने कहा ओके सर, अब यदि हम दोनों के जो है अग्रपाद देखते हैं तो हम ये जानेंगे कि भैया शरीर में दोनों की जो पोजीशन है वो लगभग एक समान है, पर दोनों की संरचना में थोड़ा थोड़ा क्या है, डिफरेंस है। तो ऐसे अंगों को अपन क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, समजात अंग बोलते हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि कुछ प्रजातियों का जो विकास है वो एक ही पूर्वज से हुआ होगा। बिल्कुल सही बात। सभी प्रजातियों के पूर्वज एक थे, नहीं यार, ये बात बिगड़ रही है। एक प्रजाति के बहुत सारे पूर्वज थे, ये भी बात बिगड़ रही है, तो ये सीधे सीधे गलत हो जाएगा। बात समझ में आई। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो यदि आपने टिक लगाया है
तो उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, टिक लगाएंगे, क्रॉस चेक करेंगे और बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। आइए, जंगली गोभी से जो है किस सब्जी का विकास हुआ है? तो जंगली गोभी से देखो फूल गोभी तो बनी है, ठीक है, ब्रोकोली यानी कि अमीरों वाली गोभी भी बनी है, और जो है भैया पत्ता गोभी भी बनी है। ये बोले तो 60 रुपए किलो, ये बोले तो पता नहीं 130 रुपए किलो मान लेते हैं इसको अपन, और ये बोले तो अपन 40 रुपए किलो। अब जो प्राइस है आप जहां जहां पर एग्जिस्ट करते हैं वहां पर अलग अलग हो सकता है, बट महंगी तो सबसे वही वाली मिलेगी, बीच वाली। तो जो भी है इनमें से राइट, वो बनी किससे? जंगली गोभी से ही मिलकर बनी है। क्लियर? इसी को तो अपन जैव विकास कहते हैं। तो भैया इनमें से सभी जो है वो क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ये किया क्रॉस चेक और कहानी बिल्कुल सामने है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। और हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। आइए, मनुष्य का सबसे लंबी करीबी जो है संबंधी कौन सा है? मनुष्य का सबसे करीबी संबंधी जो है वो कौन सा है? बायोलॉजी के हिसाब से कौन मनुष्य ने हम लोगों का रिलेटिव है जीव विज्ञान के हिसाब से? बात समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से देखिएगा, जिसकी हरकतें जो हैं वो किसके जैसी है? मनुष्य जैसी है, इंसानों जैसी है। अब देखो पक्षी तो नहीं है, बात समझ में आए, हम उड़ नहीं सकते, मछली भी नहीं है, हम जो है गिल्स यानी कि गलफड़े से श्वास नहीं ले सकते। चिंपैंजी मतलब बिल्कुल मैच कर रहा है, और चिंपैंजी, और यहां पर हो जाएगा मनुष्य, और दोनों के जो पूर्वज हैं वो एक ही समान है, इसलिए बढ़िया से आप जो है स्माइल कर दीजिए। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बात समझ में? तो आंसर जो है वो क्या होगा? बढ़िया सवाल था, चिंपैंजी था। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। बिल्ली भी नहीं हो सकती है ना। चलिए और आगे बढ़ेंगे। चलो अगला सवाल कहता है कि जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं किसके कारण? राइट, जीव जो होते हैं, जीव लिखा है बेसिकली, जीव में जितने भी जीव होते हैं उनमें आनुवंशिक विभिन्नताएं जो हैं वो उत्पन्न होती हैं किसके कारण? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, डीएनए के कारण। बिल्कुल सही बात, डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। उत्परिवर्तन के कारण, हाँ ये भी सही है यार। और आनुवंशिक पुनर्योग के कारण यदि हम बोले तो ये भी सही है। तो कुल मिलाकर भैया जब सभी सही है तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। और यहां पर जाकर कहानी होती है खत्म, जब हम इसे कर लेते हैं क्रॉस चेक। क्लियर? बोलो यस सर। चलिए, तो इस तरीके से जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं इन तीनों चीजों के कारण। इसको नोट कर लो, बढ़िया सवाल था, ये तगड़ा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में किस प्रकार के जनन से उत्पन्न संतानों में विभिन्नताएं स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती हैं, यानी कि दिखती हैं? चलो भैया, अब आप जानते हो कि अलैंगिक जनन जो होता है, अब आप जानते हो कि अलैंगिक जनन जो होता है, बात समझ में आ रही है, उसमें ज्यादा विभिन्नता होती नहीं है, एक बिल्कुल क्लोन का निर्माण होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे अमीबा को देख लो, कायिक प्रवर्धन ले लो, आप मुकुलन ले लो, हाइड्रा, मुकुलन में, हाइड्रा में जब मुकुलन होगा तो जो बनने वाला छुटकू हाइड्रा है ना, वो वैसा ही होगा, बड़ा होकर एग्जैक्टली एज इट इज दिखेगा जैसा वो पेरेंट हाइड्रा था। बात समझ में? तो जब आप अलैंगिक जनन की बात करते हो तो विभिन्नताएं ज्यादा नहीं होती हैं, समानताएं ज्यादा होती हैं। गलत हो गया, बिल्कुल सही बात। कायिक प्रवर्धन जो है वो एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, तो ये भी गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन जो है वो क्या होगा? ख। सही ऑप्शन जो है वो क्या होगा? ख। बात समझ में आ रही? ख बोले तो खाल, ख फॉर खाल। चलिए चेक करेंगे, बिल्कुल सही कहानी। अगला सवाल हमारा इंतजार कर रहा है, उसकी तरफ हम लोग जाने वाले हैं। राइट, आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका? जीवाश्म का? नहीं, वो तो जीवाश्म विज्ञान हो गया। कायिकी का? नहीं भैया, आनुवंशिकता तथा विभिन्नता का। आनुवंशिकता तथा विभिन्नता का हम जो है, और बायोटेक्नोलॉजी का भी नहीं करते हम लोग। राइट, हम क्या करते हैं, हालांकि ये सब आपस में कनेक्टेड है, पर जब हम सिर्फ बात करेंगे किसकी? आनुवंशिकी की। राइट बोले यस सर। तो उस समय पर हम सिर्फ आनुवंशिकता और विभिन्नता का ही क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। और बिल्कुल सही। और अगला सवाल अपने सामने आ जाओ। लिंग का निर्धारण हो जाता है कब? देखो, अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। भ्रूण से तो बता ही दोगे, पर निषेचन के बाद किस प्रकार से जो क्रोमोसोम है, बात समझ में आ रही है? निषेचन के बाद किस प्रकार से जो क्रोमोसोम्स हैं, गुणसूत्रों का विभाजन हुआ है, इससे अपन बता सकते हैं कि भैया सुनो, लिंग क्या होगा, ये जो आने वाली संतति है इसका। बात समझ में आई? तो एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं बता, भ्रूण वाला भी सही है और निषेचन के बाद वाला भी सही है। बात समझ में आई? तो अपने को लिखना है निषेचन के बाद। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। आइए,
कुछ और अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। वह प्रक्रम जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? बात समझ में आ रही है? वह प्रक्रम जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है? बात समझ में आई? तो भैया इसमें जनन भी है, लैंगिक जनन भी है, अलैंगिक जनन भी है, वृद्धि को छोड़ के सब भी है, तीनों ही है। बात समझ में आई? तो ये था एक बोनस क्वेश्चन। ये क्या था? बोनस क्वेश्चन था। और मेरे ख्याल से क ऑप्शन इसका सही होना चाहिए, हाँ जनन। पर ये नीचे वाले दोनों उसी के सब ऑप्शंस हैं। तो ये बोनस क्वेश्चन था। अब आप बोलोगे सर बोनस क्वेश्चन बोले तो परीक्षाओं में कुछ ऐसे सवाल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, राइट, जो कि टेक्निकली गलत होते हैं और उसके पूरे मार्क्स आप लोगों को मिलते हैं। तो यहां पर इसके पूरे अंक जो है वो आपको मिलेंगे। क्लियर है कहानी? तो बीच बीच में हम लोग एक दो ऐसे भी क्वेश्चंस पुट कर देते हैं जिससे आपकी बोनस क्वेश्चंस को लेकर ना घबराने की हैबिट बनी रहे। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। अगला सवाल की तरफ हम चलने वाले हैं। जीन व्यवस्थित होते हैं किस पे? जीन जो होते हैं, जीन बोले तो डीएनए की एक इकाई है, व्यवस्थित किस में होते हैं? तो भैया साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका काय। कोशिका 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 काय। तो यार कोशिका काय में तो नहीं होते, केंद्रक में होते हैं, केंद्रिका नहीं, राइबोसोम्स में नहीं होंगे। तो सही आंसर जो है वो क्या होगा? केंद्रक बोले तो न्यूक्लियस बोले तो सही ऑप्शन। बात समझ में आ गई? बोले यस सर। और आगे चलेंगे इस कहानी को लेकर। जीवाश्म विज्ञान क्या है? जीवाश्म विज्ञान क्या है? तो जीवाश्मों का अध्ययन, ये तो ठीक है। समुद्री जीवों का अध्ययन नहीं, पक्षियों का अध्ययन नहीं, पेड़ पौधों का अध्ययन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, लास्ट वाला जो है वो तो आपका क्या है भाई? सीधी सी बात है, लास्ट वाला तो बॉटनी है ना। चलिए, तो जीवाश्म विज्ञान क्या है? तो जीवाश्मों का अध्ययन। सिंपल और हाँ कह सकते हैं सस्ता सवाल था, बढ़िया सवाल था, और आंसर जो है इसका बिल्कुल आ गया। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं और उसके बाद ये चैप्टर बढ़िया तरीके से आपके दिमाग के अंदर हो जाएगा फिट। बोलो यस सर। और बढ़ेंगे आगे। आइए, लाल रंग के अंगों की संख्या क्यों घटने लगी? लाल रंग के अंगों वाले प्राणियों की संख्या, या फिर आप यदि बोलें कीड़ों की संख्या, कीड़ों की संख्या, कीड़ों की संख्या क्यों घटने लगी? अब सुनो भैया, दो प्रकार के, एक ही प्रजाति के दो रंग के अपने पास कीड़े हैं। मैं कह रहा हूं हरे कीड़े हैं, भृंग की बात हो रही है, ठीक है, भृंग की बात हो रही है, और लाल कीड़े। अब आप मुझे ये बताओ कि पत्तियों के ऊपर यदि दोनों ही कीड़े होंगे, हरे वाले कीड़े और लाल वाले कीड़े, तो बताओ कौवे की, चिड़िया की और पक्षियों की नजर किस पर जाएगी? कौवे की, चिड़िया की और पक्षियों की जो नजर है वो किस पर जाएगी? तो आप बोलोगे सर देखो हरा वाला तो पत्तियों में थोड़ा छिप जाएगा, पर जो लाल कीड़ा है ना, राइट, उस पर नजर जल्दी जाएगी। एक तो वैसे दूर से दिखता है लाल कलर, और क्यों दिखता है? तो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, बिल्कुल पढ़ा होगा आपने, कि भैया इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है, वेवलेंथ होती है, भयंकर ज्यादा होती है, इसलिए बहुत दूर से दिख जाता है, इसलिए खतरे का निशान भी कैसा होता है? लाल होता है। क्लियर है? बोलो यस सर। तो लाल कीड़े पर कौवे की नजर जल्दी पड़ेगी, चिड़िया की जो नजर है वो लाल कीड़े पर कैसी होगी? भैया जल्दी पड़ेगी। तो क्या होगा कि लाल कीड़े जो है उनकी जनसंख्या जल्दी कम होगी, हरे कीड़े जो है वो बने रहेंगे वहां पर। मतलब ये कि लाल रंग के अंग जो थे या फिर कीड़े थे, उनकी संख्या क्यों घटने लगी? खाने की कमी? नहीं। पहचान के कारण? बिल्कुल सही। पानी की कमी? नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो उनकी पहचान, उनको जल्दी पहचान लिया जाता था, और पेड़ जो पक्षियां हैं, राइट, वो बहुत जल्दी से देख लेते थे कि भैया लाल वाले कीड़े हैं, इनको टारगेट कर लो, बढ़िया आज जो है लजीज भोजन का मजा लिया जाएगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। अगला सवाल हमारा इंतजार कर रहा है। आओ, स्टोन प्रोटीन कहां पर पाया जाता है? स्टोन प्रोटीन कहां पर पाया जाता है? डीएनए में, जीन में, पादप में और जंतु में। तो अब आपको ना ऑप्शंस कर रहे होंगे कंफ्यूज, क्योंकि सर यहां तो डीएनए है, इसी डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है, और पादप की यदि हम बात करें और जंतुओं की बात करें तो इन सब के अंदर भी जो है भैया जीन पाया जाता है। अरे बाबा, तो ऐसे में जीन जो है वो इन सब में ही पाया जाएगा, तो स्टोन प्रोटीन जो है वो बेसिकली किस में पाया जाएगा? बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आंसर जो है वो क्या होगा? जीन होगा, क्योंकि जीन यदि आपने बोल दिया, डीएनए उसमें इंक्लूड हो गया। क्लियर? बोलो यस सर। और बिल्कुल सही कहानी है जो मुझे आपको सुनानी है। आगे बढ़ेंगे। प्रारंभ में सरल प्राणियों का विकास वर्तमान के, बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रारंभ में सरल प्राणियों का विकास वर्तमान के जटिल प्राणियों में किन क्रिया द्वारा हुआ होगा? भैया बहुत सिंपल सी कहानी, सीधे सीधे सवाल उठाया गया है, कहां से?
जैव विकास से। बात समझ में आ गई? देखो, युग्मकों के द्वारा तो नहीं, आनुवंशिकता द्वारा बिल्कुल नहीं, ठीक है, और ये तो गलत ऑप्शन है। तो आंसर जो है वो क्या होगा? जैव विकास। बात समझ में आ रही है? तो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं और बिल्कुल सही वाली बात है। ठीक है जी, चलिए आगे आइए। असमजात अंग का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? बात समझ में आई? तो देखो, असमजात अंगों की यदि हम बात करेंगे तो देखो, पक्षी और मधुमक्खी के दोनों के जो अंग हैं, पंख है, राइट, वो उड़ने के तो काम आते हैं, पर दोनों की संरचना में थोड़ा सा क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, दोनों की संरचना में थोड़ा सा क्या है, परिवर्तन है। बात समझ में आ रही है? यदि आप मधुमक्खी की जगह तितली लेंगे, पक्षी के साथ कंपेयर करेंगे, तो भी ये किस में आ जाएगा? असमजात अंग में। भैया घोड़ा और मेंढक के अग्रपाद जो हैं ये तो समजात हो जाएंगे, गलती हो गया। चमगादड़ और पक्षी के अग्रपाद जो हैं, राइट, ये तो समरूप हो जाएंगे, ये तो समरूप हो जाएंगे, ये समजात हो गए। बोलो यस सर। और ये कैसे हो गए? तो भैया ये समरूप हो गए, जिनका काम एक है बट संरचना बिल्कुल अलग अलग है। और वेल के, फ्लिपर और मनुष्य के अग्रपाद जो हैं ये भी इसमें नहीं आएंगे। तो सही ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? बहुत ध्यान से देखिएगा, पक्षी, मधुमक्खी या तितली के जो पंख होते हैं वो असमजात अंग के बढ़िया वाले उदाहरण होते हैं। और हम करेंगे क्रॉस चेक। चलो, बिल्कुल सही बात। और चलेंगे हम अगले सवाल की तरफ, जो कि और भी इंटरेस्टिंग है कि आनुवंशिक विभिन्नता का मुख्य कारक क्या है। आनुवंशिक विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो कारक क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, डीएनए का नाइट्रोजनीय क्षारकों के अनुक्रम में परिवर्तन, पहला। दूसरा, जलवायु में परिवर्तन। तीसरा, भौगोलिक पृथक्करण। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जलवायु में परिवर्तन होने के कारण आनुवंशिकता विभिन्नता नहीं आ सकती। दूसरी बात, भौगोलिक पृथक्करण भी नहीं होगा। पहला जो ऑप्शन है उसमें सीधे सीधे कहानी दी हुई है कि जो डीएनए है, जो कि बेसिकली एक प्रकार का जैव अणु है, बायोमॉलिक्यूल है, डीएनए का नाइट्रोजनीय क्षारकों के अनुक्रम में हम क्या बात करेंगे? परिवर्तन की बात करेंगे। और इसी से पैदा होती है आनुवंशिक विभिन्नता। और जब आप एक चैप्टर के 80 क्वेश्चंस करते हो तो इससे आता है कॉन्फिडेंस और बढ़ता है आपका नॉलेज। कहानी बिल्कुल सही है। और हमने इस चैप्टर के सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू के टर्म्स में वो कंप्लीट कर दिए हैं। और इसी तरीके से आप लोगों की परीक्षाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पूरा का पूरा पैकेज लेकर आया है, जिसमें बहुत सारी चीजें, जिसमें वन शॉट रिवीजन है, जिसमें सुपर 30 रिवीजन है, जिसमें माइंड मैप है, जिसमें एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हैं, राइट, जिसमें बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, जिससे आप परीक्षाओं की बढ़िया से तैयारी कर सकते हो। साथ में हमारे लाइव सेशन जो है वो बिल्कुल शुरू हैं, आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और अपना बढ़िया वाला रिजल्ट लेकर आइए। और साथ में जो है आप हमें कहां पर एक्सेस करेंगे? तो भैया गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स। एक पेज आपके सामने होगा जो कि अपने आप में एक मिनी गूगल है। और यहां पर इंग्लिश मीडियम के लिए ये सारी चीजें, हिंदी मीडियम वाले 7वीं से लेकर 12वीं तक, और ये सारी बोर्ड्स एंड क्लासेस जो है वो अवेलेबल है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। यहां पर आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं, कैसे? हाई क्वालिटी के साथ में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में आप बुक्स और ई बुक्स को भी एक्सेस कर सकते हो, जिसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में कोई भी डाउट होगा, कैसा भी डाउट होगा, आप उसे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।